वेलकम एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी लोग के। सो वी आर अगेन बैक ऑन ड्यू परीक्षा विद अवर पार्ट 2 ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। आई होप आप सभी लोग पार्ट 1 देख कर ही आएंगे, अदरवाइज पता है आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो जाके जल्द से जल्द पार्ट 1 देखिए। लगभग फिजिकल केमिस्ट्री एंडिंग की तरफ कर दी गई है बहुत जल्दी से आप सभी को, जैसे कि पता ही होगा। एंड देन इवेंचुअली आपको पता है एक कैटालिसिस थोड़ा सा बचा है, उसको भी जल्दी से खत्म कर देंगे। इसके बाद जो प्लान है वो रहेगा कि मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट 2 डाल दूं, देन ऑर्गेनिक पर मूव करेंगे। अच्छा, ऑर्गेनिक वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मुझे भी टाइम लगेगा ऑब्वियसली। जब चीजें डिफिकल्ट होंगी तो वो मेरे लिए भी होंगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी आपके लिए हूँ। मतलब मी एज अ स्टूडेंट भी उसमें डिफिकल्टी आई थी, एंड ऑब्वियसली आपको भी आ रही होंगी। और जब उस टाइम पे आई थी तो अब भी डिफिकल्टी आएंगी, तो हाँ थोड़ा सा टाइम लेंगे और कोशिश करेंगे बहुत अच्छी क्वालिटी वाइज उसको अपलोड किया जाए। एंड देन अपनी मूव करेंगे बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ, जो हमारा मेन मोटिव, जो हमारी मेन चीज़ है इन सभी चीज़ों को कराने की, ताकि हम प्रीवियस ईयर में बेटर कर सकें। द मोमेंट हमने प्रीवियस ईयर में चीज़ें बेटर करी, हम फ्यूचर ईयर में तो बिल्कुल करेंगे ही करेंगे, ये आप सभी को पता ही है। आप मतलब अब ये बताने की जरूरत नहीं है, बस दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और कोई भी लोग मतलब अगर कुछ और वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं किसी चीज़ की, तो ज़रूर टेक्स्ट करिए। दूसरे मतलब काफ़ी प्रोग्राम वाले बच्चे बोल रहे हैं कुछ करने को, तो मतलब ऐसा सोचा था कि जैसे यू गाइस कैन डू फॉर देम। मतलब जैसे कोई प्रोग्राम का यूनिट है, मे बी आई थिंक सेमेस्टर 2 में दे हैव केमिकल बॉन्डिंग, तो मतलब यू गाइस कैन रिकॉर्ड दैट पर्टिकुलर चैप्टर। मतलब इफ़ यू वांट, वो आसान भी होगा, प्रोग्राम का लेवल भी नहीं हो जाता है, बाकी आई विल डेफिनेटली गाइड एंड यू विल गेट सम अमाउंट। तो अगर ऐसा कोई भी इंटरेस्टेड हो तो हाँ डेफिनेटली यू गाइस कैन डीएम द एडमिन ऑन द टेलीग्राम। तो ये चीज़ें हैं, बाकी फिर मतलब स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। स्टार्ट करने जा रहे हैं चेन रिएक्शंस को, पहले समझेंगे। समझना जो इसकी थ्योरी वाला पार्ट है वो इतना ज्यादा नहीं है। दो एग्जांपल देखेंगे, बहुत प्यारे एग्जांपल ने केएल कपूर साहब की किताब में, लगभग सारी अप्रोच क्लियर हो जाएंगी। अगर वो दोनों एग्जांपल आप समझ गए और उन उस टाइप के सवाल फिर आप कर पाएंगे, तो लगभग सारे मैकेनिज्म से रिलेटेड वाले एग्जांपल जो भी आएंगे एग्जाम में, उनको आप आराम से बना लेंगे, कोई आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तो उन दोनों एग्जांपल्स को बहुत अच्छे से समझिएगा। अब चेन रिएक्शन क्या है, आपने फ्री रेडिकल रिएक्शन तो पढ़ी होगी, जब हमने हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन पढ़ा था वहां पर मैंने बताया था एक चेन इनिशिएशन स्टेप होता है, एक चेन प्रोपगेशन होता है, एक चेन टर्मिनेशन होता है। तो एक सबसे पहले चेन इनिशिएशन स्टेप होगा, फिर एक चेन प्रोपगेशन, फिर एक चेन इनिबिशन या टर्मिनेशन स्टेप होगा। इसमें आप सभी को पता है, मैं ज्यादा लिख नहीं रहा, थ्योरी आप वो लोग पढ़ सकते हैं। बाकी मुझे भरोसा है आप लोगों के टीचर्स वगैरह जो है वो उनका काम क्या, तो डिक्टेटिव तो करते हैं ज्यादा क्लास में, तो उन्होंने लंबे लंबे आपको नोट्स लिखवाए होंगे, तो वो आप लिखिएगा। मैं मेरा काम यहाँ एक्सप्लेन पर ही ज्यादा फोकस रहता है, तो इसी वजह से जहां पर आप थ्योरी जरूरत होती है वहां पर डेफिनेटली कराते हैं, बट यहाँ इतनी नहीं है। तो यहाँ पर जो काम की चीज है उस पर बढ़ते हैं। तो चेन इनिशिएशन, यहाँ पर आपका क्या होगा, रिएक्टिव इंटरमीडिएट स्पीशीज जो आपकी बन जाएंगी, जैसा कि केएल कपूर साहब ने लिखा है। फिर प्रोपगेशन में क्या होगा, वही इंटरमीडिएट जो है वो आगे दूसरे इंटरमीडिएट बनाएंगे, चेन को आगे लेके जाएंगे। एंड देन अल्टीमेटली आपका एंड में इंटरमीडिएट आपस में कंबाइन करके रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना लेंगे। दैट्स हाउ थिंग्स विल हैपन। तो ये हमारे पास होता है। अच्छा, यहाँ पर चेन इनिबिशन चेन टर्मिनेशन दो अलग अलग लिखे हुए हैं, बट कोई ऐसा जिसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। देन एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं मैं, एक फॉर्मूला होता है आपका चेन स्टेप का, सॉरी चेन लेंथ आपका कंसेप्ट लिखा हुआ है, तो चेन लेंथ अगर आपसे निकलवा रहे हैं तो वो भी निकाल लीजिएगा। तो कुछ नहीं करिएगा, ध्यान से आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा, उस प्रोडक्ट का रेट डी प्रोडक्ट बटे डी टी डिवाइड बाय आपका डी इनिशिएशन बाय डी टी। जो भी इनिशिएशन इनिशिएट यही होता है ना, हाँ इनिशिएशन इनिशिएशन यार क्या बोल रहा हूँ, डी इनिशिएशन स्टेप बाय डी टी कर दीजिएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा फॉर दी चेन लेंथ। ये चेन लेंथ का फॉर्मूला याद रखिएगा, काम आएगा, कभी भी आपसे पूछा जाता है। आपको यार ये मत बोल देना सर dt से dt कैंसिल, यस डी प्रोडक्ट बाय डी इनिशिएशन, बेटा थोड़ा सा जरा संभल के बातचीत करिए। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो ये चेन लेंथ का आपके पास हिसाब के साथ रहेगा। तो यहाँ पर अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक डायरेक्टली इसका, पहले जनरल रिएक्शन से। तो होगा क्या, आपका इनिशिएशन में ये होगा, एक कोई आपका रिएक्टेंट होगा, जैसा आपको पता था उसमें हमने सनलाइट पास कराई थी, ये आपके रेडिकल्स क्रिएट हुए थे। सिमिलरली यहाँ पर भी होगा, ये आपका एक रेडिकल बन जाएगा या कोई आपका इंटरमीडिएट बन जाएगा। फिर ये इंटरमीडिएट क्या करेगा, ये दोबारा रिएक्ट करता था, याद करना चाहो आप तो उसको याद कर लो। फिर आपके जो है वो और रेडिकल्स बन जाएंगे। अब ये अल्फा क्या है, दिस इज गोइंग टू बी स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मे बी कि हमारा एक रेडिकल बना, मे बी हमारा कोई रेडिकल नहीं बना, तो हमारा यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी। मे बी हमारे दो तीन रेडिकल बन गए, तो ये है यहाँ पर अल्फा का मतलब, अल्फा वन होगा तो मतलब हमारा एक ही रेडिकल बना, अल्फा एक से ज्यादा हुआ तो मतलब बहुत ज्यादा बने। फिर एट द एंड क्या होगा, ये सारे के सारे रेडिकल्स आपस में कंबाइन करके प्रोडक्ट बना देंगे, जिसको केएल कपूर साहब ने डिस्ट्रक्शन लिख रखा है। बेसिकली यहाँ पर आपको कुछ नहीं होगा, यहाँ पर आपके प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, जो भी आपका मेजर प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट होंगे वो बन जाएंगे। ठीक है जी, ठीक है सर। अब समझते हैं करना क्या है यहाँ पर। सबसे पहले जरा इस आर की वैल्यू निकालने की करते हैं कोशिश, आइए जैसा उन्होंने निकलवाया। तो क्या मैं बोल सकता हूँ डी आर बाई डी टी मेरा जीरो है? सर बिल्कुल बोल सकते हैं, आपका यही तो इंटरमीडिएट है। तो इसको लिखना है, आओ जरा लिखते हैं इसको। सर जी ये होगा आपका K1 टाइम से
प्लस यहाँ पर भी कहाँ बन रहा है, यहाँ पर अगर मैं देख सकता हूँ तो ये ध्यान से एक चीज करनी होगी यहाँ पर मुझे कि ये कहाँ पर बन रहा है। सबसे पहले मैं K3 का एक्सप्रेशन लिख दूं, यहाँ पर तो ये प्रॉपरली टूट रहा है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा आपका -K3 टाइम्स आर रेडिकल, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ ध्यान से देखने की करिए कोशिश कि यहाँ बन भी रहा है, टूट भी रहा है, बन भी रहा है। सर बन कहाँ रहा है, ये आर रेडिकल हो सकता है यहाँ पर, अगर अल्फा मेरा 1 से छोटा हो जाएगा, इन केस मान लो ये 0 हो जाएगा तो ये टूट रहा होगा। यदि अल्फा मेरा 1 हो गया तो मतलब यहाँ पर जो सब कुछ बराबर हिसाब किताब रहेगा, मतलब जो बन रहा होगा वहीं पे टूट जाएगा। तो इसका किस तरीके से एक्सप्रेशन लिखें वो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अगर बात करना चाहूँ तो मैं इस बनने वाली की तरफ फोकस करता हूँ। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर ये बन भी रहा है, तो वो हो जाएगा मेरे पास K2 इंटू अल्फा टाइम्स आर इंटू ए, ये मेरा बनने के लिए हो जाएगा, और टूटने के लिए हो जाएगा माइनस सिंपल K2 आर रेडिकल इंटू, ये सिंपल मेरा हो जाएगा। बस मैंने यहाँ पर अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब यहाँ पर मैं चाहूँ तो अल्टीमेटली आप सॉल्व करके यहाँ पर आर रेडिकल की वैल्यू निकाल लेगा, या आर स्टार लिख रखा होगा उन्होंने बेसिकली इंटरमीडिएट को बताने के लिए। दैट विल कम आउट टू बी दिस पर्टिकुलर आदमी, जो हो जाएगा आपका K1 K2 1 माइनस अल्फा इंटू ए प्लस K3। अब केएल कपूर साहब ने ये भी बता दिया कि ये जो K3 है इसको हम लिख सकते हैं KW प्लस KG। अब होगा क्या, ये एंड स्टेप देखो कौन सा है सर, डिस्ट्रक्शन। अभी अंतिम स्टेप होगा क्या सर, या तो कोलिजन वगैरह होंगे, दीवार से टकराएंगे, या गैसेस आपस में टकराएंगी, यही होगा। कोलिजन मेरे दो तरीके से होंगे, या तो गैसेस आपस में टकराएंगी, या फिर आपका वो दीवार से टकराएंगी या आपस में टकराएंगी, ठीक है। तो उसी के लिए यहाँ पर लिखा है ये आपका के वॉल है। जब दीवार से टकराएंगी, टकरा के जब आपका फाइनल रिएक्शन कंप्लीट होगी, कोलिजन होगा, तो आपका के वॉल कहला जाएगा। जब गैसेस आपस में गैसेस मॉलिक्यूल्स टकराएंगे तो वो आपका जो है वो के गैस कहला दिया गया उसमें। तो ये यहाँ पर कुछ केसेस में के गैस डोमिनेट करेगा, कुछ केस में के वॉल डोमिनेट करेगा, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन। आई डोंट थिंक वो इतना ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत है, जो आगे आ जाता है आपका फर्स्ट एक्सप्लोजन सेकंड एक्सप्लोजन लिमिट, मैं उस पर नहीं जा रहा, मेरा दिल नहीं कर रहा और लग भी नहीं रहा इतना कुछ इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ तक हमारा हिसाब किताब रहेगा। अब यहाँ पर आपके डिपेंडिंग अपॉन दिस अल्फा आपकी कैटेगराइज किया जा सकता है आपकी चीजों को, क्या तो अल्फा बराबर 1 होगा, या तो अल्फा ग्रेटर देन 1 होगा। यदि अल्फा बराबर 1 होगा, जरा एक्सप्रेशन बताना सर, तब आपका एक्सप्रेशन ये बन जाएगा K1 टाइम्स बाय डिवाइड बाय K3, या फिर KW प्लस KG, अल्फा जैसे ही बना है। जब अल्फा 1 से ज्यादा हो तो सिनेरियो आपको पता ही, यही वाला ऊपर वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे। तो अल्फा 1 का ये मतलब है, यहाँ पर अब आप देख सकते हैं अगर अल्फा 1 है तो क्या ये रेडिकल और बनाएंगे, नहीं सर। अगर अल्फा आपका 1 हो गया तो मतलब एक रेडिकल था वही रेडिकल बन गया अल्टीमेटली, तो वही रेडिकल था, मतलब और रेडिकल नहीं बनेंगे अब फर्दर। तो इस चीज को हम बोलते हैं, इस रिएक्शन को, इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं स्टेशनरी चेन रिएक्शन, ठीक है जी। और इसको ऑब्वियसली नॉन स्टेशनरी, तो मैं इसको NSCR लिख देता हूँ, नॉन स्टेशनरी चेन रिएक्शन, ठीक है। ठीक है सर, तो ये था हमारा हिसाब किताब। अब यहाँ पर वक्त आ गया है दो बहुत प्यारे और बहुत बड़े और लंबे एग्जाम्पल्स को देखने का, क्योंकि इंपॉर्टेंट है वो, और आई थिंक उससे रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ सवाल पेपर में जरूर मिल जाएंगे। तो ये हो जाएंगे दो एग्जाम्पल, तो हमारा यहाँ पर खत्म भी हो जाएगा ये पर्टिकुलर टॉपिक। तो अब एग्जाम्पल 1, जहां पर आपको KL कपूर साहब की किताब में दिया ही हुआ है, H2 प्लस Br2 विल गिव यू 2HBr। तो यार किसी ने कमेंट भी करता है एक बार, वैसे मुझे याद है अभी शायद कोऑर्डिनेशन वाली पे, कि मेरी क्वालिटी थोड़ी सी हो रही है, जो मैंने बोला था, हाँ बिल्कुल आई डेफिनेटली अग्री। तो एक बार प्लीज आप लोग बताइएगा कि आप क्वालिटी थोड़ी सी वापस रिगेन करने की मैं कोशिश कर पा रहा हूँ। वो टाइम का इशू था थोड़ा, तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज खुद ही हो जाती है, मतलब लॉजिकली बोलूँ ना, टाइम अगर कम होगा तो आप क्वालिटी के अलावा और कुछ कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते। मतलब मुझे खुद ही बताओ आप लोग क्या कॉम्प्रोमाइज होगा अगर टाइम कम होगा। हाँ सर बात तो सही है ना। तो वही है, मतलब आप लोग जरूर बताइएगा क्या क्वालिटी मैं रिगेन करने में सफल हो पा रहा हूँ या नहीं। जैसा भी हो आप अपनी राय जरूर देते जाइएगा। ये पूरा का पूरा मैं मैकेनिज्म यहाँ पर लिख रहा हूँ, बड़ा सा मैकेनिज्म है, खतरनाक होगी ये रिएक्शन में, यही खास बात है। तभी मैं बोल रहा था अगर ये आ गया तो समझ लो आपको लगभग लगभग सभी कुछ फिर आपका बनने लगेगा फिर आपसे सभी कुछ। ऐसे जो एच वगैरह होंगे ये रेडिकली बन रहे होंगे, खाली जो एटम्स हैं, ये आपका K4 आ जाएगा, यहाँ पे H2 बना दो, ये Br बन गया, फिर फाइनल आपका Br प्लस Br विल गिव यू K5 के फॉर्म में Br2। तो ये आपके रेडिकल खत्म वगैरह होगा, तो ये यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये आपके 5 स्टेप दिए हुए। लिखना है आपको क्या, आपको रेट लॉ लिखने की कोशिश करनी है। मसला आ रहा होगा, काफी डाउट्स आ रहे होंगे सर किस तरीके से करें। यहाँ पर Br2 की बात करें, Br2 यहाँ पर 1 2 3 जगह है, उसकी बात करूं मैं आपका H2 की तो 1 2 जगह है। तो सिंपल चलेंगे, यहाँ पर आपको याद है चेन लेंथ का फॉर्मूला क्या कहता है सर, वो कहता है डी प्रोडक्ट बाय dt डिवाइड बाय डी इनिशिएशन स्टेप बाय dt। तो ये आपका अगर आपको नहीं भी दिया हो ना तो आपको लॉजिकली पता लग जाना चाहिए देखते ही कि ये आपका इनिशिएशन स्टेप है, क्योंकि यहीं पर रिएक्शन इनिशिएट हो रही है, यहीं पर आपके रेडिकल्स बन रहे हैं।
इसको आप आंख बंद करके बोल देंगे सर ये आपकी आपकी प्रोपोगेशन यहाँ चेन बनी। सर यहाँ पर भी आपका रेडिकल बना, सर ये भी आपकी कहीं ना कहीं प्रोपोगेशन है। इसको भी मैं वैसे प्रोपोगेशन की कैटेगरी में मारूंगा, बट उन लोगों ने इनिबिशन लिख रखा है, तो ठीक है यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर एक H2 बना दिया ना एट दी एंड, एक को एक रेडिकल यहाँ पर आपका चला गया। फिर यहाँ पे बी आर ये आपका टर्मिनेशन हो गया, तो ये आपकी प्रॉपर चीज हो गई, ठीक है। अब क्या करना चाहिए, अब ध्यान रखिएगा, क्योंकि चेन लेंथ के फॉर्मूले भी है, तो हम जब भी करेंगे ना ऐसे सवालों में, हम डी प्रोडक्ट बाय डी टी से ही गेम खेलेंगे। सारा का सारा गेम में डी प्रोडक्ट बाय डी टी से ही खेलने की कोशिश करूंगा। तो मुझे एट दी एंड क्या करना है, मुझे कोशिश करनी है डी एच बी आर बाय डी टी निकालूंगा, तो मेरा रेट लॉ कहीं ना कहीं लगभग उसके आसपास में पहुंच जाऊंगा, अपने रेट लॉ के काफी क्लोज पहुंच जाऊंगा, बेसिकली नॉट एकदम पास, पर हाँ काफी ज्यादा क्लोज हम पहुंच जाएंगे अपने रेट लॉ के। तो आइए कोशिश करते हैं हम, और यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर डी प्रोडक्ट बाय डी टी से। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगाना होगा, हाँ बिल्कुल लगाना होगा, एट द एंड वो हम लगा लेंगे। डी प्रोडक्ट बाय डी टी हमें निकालना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें डी एच बी आर बाई डी टी की, जरा देख के बताइए कहाँ कहाँ पर बन रहा है। सर सबसे पहले अगर हम इसके रेट लॉ की बात करें, इसका जो रेट लॉ है ना, पहले ही बता दूं, बहुत प्यारा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड आने वाला है, रातों की नींद उड़ा दे हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है, तो मतलब काफी इससे जो है वो नुकसान होंगे। तो रेट लॉ बहुत खतरनाक आएगा इसका, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बट हाँ इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी हम एट द एंड कर लेंगे, पर खतरनाक रहने वाली ये चीज है इस वाली इन टाइप की रिएक्शन में। सबसे पहले मैं लिखने गया इसका डी एच बी आर वेट, सबसे पहले देखता हूँ कहाँ है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, दोनों जगह बन रहा है, तीसरी जगह टूट रहा है। तो जहां बन रहा है वहां पे मैं लिख दूंगा K2 टाइम्स बी आर इंटू H2। यस सर। नीचे भी बन रहा था तो K3 टाइम्स H इंटू Br2। सिंपल है तो, माइनस ऑफ, और यहाँ टूट रहा है K टाइम्स H इंटू एच बी आर। आई डोंट थिंक इसमें किसी को कोई डाउट हो, ठीक है सर। नाउ व्हाट एल्स वी कैन डू। अब यार आपको पता है जैसे हमने पहले काम कर लिया, तो हम फिर स्टेडी स्टेट लगाते हैं। आओ जरा इंटरमीडिएट्स को ढूंढे, इंटरमीडिएट ढूंढते हैं। तो मुझे लिख रहा है एक ये इंटरमीडिएट नजर आया, कहाँ कहाँ पर है, चार चार जगह पर है भाई, ये मसला पड़ेगा, देख लेंगे सर। दूसरा देखते हैं, आ गए नजर, ठीक है। आओ जरा बी आर पर काम करते हैं, या पहले हाइड्रोजन पर करते हैं, चलो थोड़ा आसान काम है। नाउ लेट अस वर्क ऑन दिस डी एच बाई डी टी, इसको जीरो के इक्वल करना है। यहाँ पर बना, बनने का मतलब K2 टाइम्स बी आर इंटू H2, ठीक है सर। और कहाँ बना है सर, यहाँ दोनों जगह टूट रहा है, माइनस ऑफ K3 टाइम्स H इंटू Br2, ठीक है सर, माइनस ऑफ K4 टाइम्स H इंटू एच बी आर। बढ़िया सर, पहली चीज। आओ जरा डी बी आर बाई डी टी निकालें, इसको भी जीरो के इक्वल ही करना है एट द एंड। किसके इक्वल होगा, यहाँ पर है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा आपका K3 टाइम्स H इंटू Br2, ठीक है जी। और व्हाट एल्स, अच्छा ये यहाँ पर भी है, लो पांच पांच रिएक्शन में यार, देखो। तो मुझे यार स्टार्टिंग से शुरू करता हूँ, मैं ऊपर वाली से आता हूँ, ये लिखते हैं चलो कोई नहीं, बट मैं ऊपर वाली से आता हूँ। फर्स्ट वाली में ध्यान से देखना, इस रिएक्शन का अगर मैं लिखूंगा, तो ये मेरा यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर भी बन रहा है ना, तो ये टू टाइम्स K1 टाइम्स बी आर टू। टू आपको याद होगा कहाँ से आया है, मैंने बताया था रेट लॉ में जब लिखूंगा तो क्या होगा, माइनस डी बी आर टू बाई डी टी बराबर डी बी आर टू बाई डी टी डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू K1 टाइम्स बी आर टू आ जाएगा। बताया था, यस सर बताया था। तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, डी बी आर बाई डी टी, तो टू मल्टीप्लाई में चला गया होगा, ठीक है सर। ये आ गया। अब आपका K2 वाली निकालते हैं, K2 में बन रहा है, टूट रहा है सर, K2 में टूट रहा है, तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा भाई, खतरनाक बन रही है रिएक्शन, तो मुझे भी डर लग रहा है, तो ये देख के, पर कोई नहीं, डरना नहीं है, लिखना है। आप लोग देखिएगा एट द एंड आपको जरूर सफलता मिलेगी, डरिए मत बस। बी आर इंटू एच टू, और क्या बोल सकता हूँ मैं, और यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ ये आ जाएगा आपका, यहाँ पर ये बन रहा है प्लस K3 टाइम्स H इंटू बी आर टू, और K3 तो अच्छा मैंने पहले ही लिख दिया था, सॉरी। K1 K2 K3 हो गया, मुझे K4 लिखना है डायरेक्टली, K4 और K5 प्लस K4 देखता हूँ, और K4 में क्या है यहाँ पर आपका, ये बन रहा है, तो हाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है बढ़िया। H इंटू एच बी आर प्लस K5 प्लस बन रहा है यार, पहले देखो, नहीं टूट रहा है यहाँ पर, हाँ बन, सॉरी, हाँ टूट रहा है, माइनस आएगा, माइनस का K5 इंटू, क्योंकि दो K5 है,
और यहाँ पे बी आर का स्क्वायर आ जाएगा। ध्यान से इस चीज को लिख लिएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर कर दिया मैंने, और बी आर इंटू बी आर हो गया, ये हो गया, ठीक है। मेरे हिसाब से अभी तक जो है वो सब कुछ सही ही चला है। तो बी आर और बी आर आपस में कंबाइन करेंगे, क्यों करा है? अच्छा, यहाँ पर ये भी बता दूं यार, यहाँ पर ये आएगा ना आपका, आपको लिखना होगा क्या, डी बी आर बाई डी टी को आप कैसे लिखेंगे, माइनस का के फाइव इंटू बी आर, ऐसे तो लिखेंगे। तो दैट्स वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है सर। तो ये हो गया। अब यहाँ पर अब करते हैं कुछ कोशिशें वगैरह, क्या करी जाए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो के टू बी आर आ गया, के थ्री वो आ रहा है, एंड देन के फोर वाला आ रहा है। कुछ मत करो यार, आप इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दो। आप इन दोनों रिएक्शंस को जैसे ही ऐड करेंगे तो आप ये देखिए, इससे ये उड़ जाएगा, ध्यान से, और इससे ये आदमी उड़ जाएगा, इससे ये आदमी उड़ जाएगा। लगभग लगभग सारी रिएक्शन में आपको इसी प्रकार की कुछ चीज देखने को मिलेगी। बचेगा बहुत सिंपल सोबर आदमी, जो है 2k1 Br2 बराबर 2k5 Br2। ये बचेगा। कितना प्यारा आदमी बचा आपके सामने, मजा आया? हाँ सर बिल्कुल आया। अब यहाँ से Br की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लो, k1/k5 × Br2, क्योंकि उसी का हमें काम नहीं करना, जब भी मौका मिलेगा हम उसको सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं Br की कॉन्सेंट वो पुट कर दूंगा, ठीक है। और अब हम अच्छा करते हैं, हाइड्रोजन की भी कोशिश कर लेते हैं निकालने की, हाइड्रोजन की भी कोशिश कर लेते हैं निकालने की। तो मेरे हिसाब से यार ये रिएक्शन काम आ जाएगी उसके लिए। तो ये तो मैंने हटा दिया, अब मैं इसको हटा देता हूँ, क्योंकि ये इक्वेशन साफ 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 सुथरी इक्वेशन लिख रखी है। अब जरा हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन निकालो साहब, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को यूज करके, हाइड्रोजन एटम की, सो दैट मैं वहां पर भी पुट कर दूं, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम में तो Br2 Hbr सब तो काम के हैं आदमी। तो फिलहाल मैं हाइड्रोजन एटम की निकाल लूंगा, दैट विल अल्टीमेटली गिव मी दिस पर्टिकुलर। आसान है यार, ये तो काफी आसान है, तो निकाल लेंगे आप। इसको सिर्फ मैंने रीअरेंज करा और इधर भेज दिया। हाथ क्या, एक और काम करते जाइए। क्या काम सर? वो भी बता देते आप तो अच्छा लगता। काम आप ये करिए कि आप बी आर एटम की वैल्यू पुट कर दिया, बस खत्म। यहाँ पर आप बी आर एटम की वैल्यू पुट कर देंगे, कुछ कुछ आपके सामने आंसर आने लगेगा लंबा सा, ठीक है। व्हाट एल्स वी कैन डू, इसके बारे में अब सोच सकते हैं हम। तो यहाँ पर हमने इतना सब कुछ कर लिया है। सो डी बी आर बाई डी टी अगर हम देखें तो ये सब यहाँ पर हो ही गया। तो अब मैं इक्वेशन को थोड़ा सा पुट वगैरह करने की कहीं पर करता हूँ कोशिश। कहाँ कर सकते हैं, डी बी आर बाई डी टी आ गया, काफी सारी कॉन्सेंट्रेशन हमारी आ गई हैं। यहाँ पर मैं देखूँ ये क्या है मेरे पास, के टू, अच्छा ये क्या था, के फोर होगा मेरे हिसाब से, ये देख लूँ एक बार, के फोर इंटू, हाँ के फोर ही। तो के फोर हाइड्रोजन एच बी आर, ये सॉरी सही लिखा है मैंने, हाँ 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 ठीक है ठीक है। तो अब जरा कोशिशें करते हैं और चीजों की। यहाँ पर अगर मैं देखूँ कुछ रिएक्शन को ऐड सब्ट्रैक्ट करना तो नहीं है। यहाँ पर ये जीरो है, ये इसको मैं अगर इधर भेज दूं इस साइड तो ये बन जाएगा k3। हाँ ठीक है, बढ़िया। एक चीज और देखिए, इस आदमी की वैल्यू निकालिए जरा, ये क्या आ जाएगा, इन ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, ये दोनों इस साइड चले जाएंगे ना। जैसे ही मैंने ये निकाली, यहाँ पर पुट करो तो क्या बना, ये k3 HBr2 बना, प्लस k4 HBr, इससे ये उड़ जाएगा, बचा ये। तो मेरे पास एट दी एंड क्या बचा, DHBr/dt। मजा ना आया हो तो पैसे वापस आपके। DHBr/dt आपका यहाँ से बन गया है, सिंपल सा, बहुत प्यारा आदमी बन चुका है अब ये। 2 टाइम्स k3 × H × Br2, खत्म कर दो अब सवाल। तो वैसे लॉजिकली मुझे पहले ये करना चाहिए था, क्योंकि ये अगर मुझे दिख जाता तो मुझे इसको पहले करना चाहिए था, बट कोई नहीं, बाद में करा। करा क्या है मैंने, आप ध्यान से सुनिए समझिए और कुछ नहीं करिए। बहुत आसान चीज हुई है अब यहाँ पे, मतलब बहुत आपकी परेशानी, बहुत बड़ी परेशानी दूर हो जाएगी। मैंने क्या करा, इस रिएक्शन की मदद से, यहाँ पर इस पर्टिकुलर रिएक्शन की मदद से इसकी वैल्यू निकाली, या आप K2 इंटू बी आर इंटू H2 की वैल्यू क्या हो जाएगी सर जी, K3 इंटू H इंटू Br2 प्लस K4 इंटू H HBr। यहाँ पर मैंने बस आपने पुट कर दी, बहुत सिंपल सा आपके सामने ये इक्वेशन आ गई। अब मजा आ जाएगा आपको। अब क्योंकि हमारे पास Br2 काम का आदमी है, हाँ सर है, क्योंकि वो रिएक्शन में मौजूद था। हमारे पास H एटम काम का नहीं है, तो अब मुझे इकलौता H एटम को हटाना है। H एटम के लिए मैंने ये पूरा एक्सप्रेशन मेहनत से बनाया। इस मेहनत करने के बाद मुझे पता लगा कि यहाँ पर मेरा Br एटम भी है। इस Br एटम को मैंने मेहनत से यहाँ से एक एक्सप्रेशन बनाया, Br को सब्स्टिट्यूट करा, तो मैंने सभी को सब्स्टिट्यूट कर दिया। इस पर्टिकुलर आदमी तक मैं यहाँ पर पहुंच चुका हूँ। तो और मैं चाहूँ तो इस 2 को नीचे डिवाइड में ले आता हूँ, सो दैट मेरा प्रॉपर हो जाए यहाँ पर, क्योंकि 2 HBr पढ़ना है ना। हाँ, तो यहाँ पर मेरा पूरा रेट लो हो जाएगा। तो DHBr/2 dt बराबर K3 विल रिमेन एज इट इज,
पूरे हाइड्रोजन एटम की वैल्यू हमें डालनी है, तो पहले मैं Br2 लिख दूं, और हाइड्रोजन एटम की जो वैल्यू आई है दैट विल यहाँ पर आएगा, सबसे पहले तो K2 आएगा। देन Br की वैल्यू क्या है, K1/K5 की पावर 1/2। देन Br2 की पावर 1/2। मानते हो या नहीं मानते सर? क्यों नहीं मानेंगे, कैसी बात कर रहे हैं। देन H2 आ गया, समझ में आई सर? आ गई, कोई कोई रिजल्ट इसमें मुश्किल तो है ही नहीं। अब डिवाइड में वो लिख दो इस आदमी को, प्यारा सा आदमी है ये भी। K3 × Br2 प्लस K4 × HBr। आई होप सो बेहतरीन तरीके से आप सभी को ये चीज समझ में आई होगी। दिस इज गोइंग टू बी माई रेट लॉ एट एनी पर्टिकुलर मोमेंट। अब इसको उन लोगों ने काफी ज्यादा रीअरेंज वगैरह करवाया है, काफी मशक्कतें मेहनतें करवाई हैं। चाहे तो आप लोग दिल कर रहा हो तो कर लीजिए, बाकी नहीं भी करेंगे तो कोई ऐसा बड़ी दिक्कत तो नहीं होगी। मतलब उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर उन लोगों ने आपका डिवाइड करवा दिया है K4 से K3 से, ऐसा कुछ करा है। ओवरऑल रिएक्शन को यहाँ पर डिवाइड और मल्टीप्लाई करवा दिया K3 × Br2 से। किससे? K3 × Br2 से कुछ ना कुछ करवा दिया। तो एट द एंड आपके सामने जो एक्सप्रेशन, अच्छा यहाँ पर ये जो Br2 है इसको नीचे ले आए, ये यहाँ पर करे, तो आप चाहें तो करना चाहें तो कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको क्या करना कर रहे हैं। यहाँ पर इस पूरी क्वांटिटी को मैं P मान रहा हूँ, ये P है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा अभी P। यहाँ पर ये पूरा जो लिखा हुआ है उसको एज इट इज अभी रहने दे रहा हूँ। इस पूरे को, न्यूमरेटर को मैं एज इट इज रहने दे रहा हूँ। नीचे है आपका P प्लस K2 HBr। क्यों कर रहा हूँ अभी ये समझ जाओगे आप, 50 सेकंड दो बस मुझे। 50 सेकंड में हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा। ये दिया आपने। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कैसी बात कर रहे हैं, तो उड़ाओ उसको। ये चीज समझ में गया। इस P की वैल्यू पुट कर दो सर, कर देते हैं। क्या था P? सर P था आपका K3 × Br2, खत्म। बस यही चीज उन्होंने करवाई है। K4 HBr ये आपका यहाँ गया। अब इस पूरे आदमी को भी आप चाहो तो लिख दो। कौन सा आदमी था ये? आपका पूरा बड़ा सा आदमी। इस पूरे को आप लिख दीजिए, और इन्होंने इस कांस्टेंट को, इस पूरे आदमी को अब एक टर्म दे दिया आपको, K' दे दिया। तो यहाँ पर आ गया ये K', एंड देन अल्टीमेटली आई विल हैव Br2 ½ इंटू हाइड्रोजन। और इस आदमी को भी उन्होंने नाम दे दिया K4/K3 को, कि आप इस आदमी को आप बोल लो K'। ये यहाँ पर आपका पूरा एक्सप्रेशन आ गया। मैं इसको मिटा के एक समान इसको कर देता हूँ। ये मेरा यहाँ पर फाइनल एक्सप्रेशन बना है। और आपको K' की वैल्यू पता है, आपको K" की वैल्यू पता है, ये K4/K3 होगा, और ये आपका वही रूट वगैरह में जो पूरी वैल्यू थी वो होगी। अब बात यह है, इन्होंने एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज बोली है कि जब हम बात करें इनिशियल स्टेज, जब एकदम इनिशियल स्टेज होगी, जब रिएक्शन बिल्कुल स्टार्ट होगी, तो मुझे क्या आप HBr की कॉन्सेंट्रेशन बता सकते हैं? सर तब लगभग लगभग ये 0 के बराबर होगी। द मोमेंट ये 0 के बराबर हुई, मल्टीप्लाई में ये चीज 0 हुई। हाँ, मल्टीप्लाई में ये चीज 0 हुई, नीचे क्या बचा? सिर्फ 1 बचा। बहुत प्यारे तरीके से इस चीज को देखिएगा। अगर यहाँ सिर्फ 1 बचेगा तो क्या मेरा जो रेट है, इनिशियल रेट, dHBr/dt डिवाइड बाय हाफ, इनिशियली एट टाइम बराबर 0 पर, वो इस पर्टिकुलर आदमी के इक्वल हो जाएगा या नहीं? बस इतना मुझे यस और नो में जवाब दे दीजिए और अपने घर चले जाइए। सर ठीक है, हम जाना है अपने घर। नहीं जाओ यार, रुक तो जाओ, वो तो कर लो। तो ये बेहतरीन तरीके से हमने देखा, यहाँ पर ये आंसर आपके सामने आया होगा। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। क्या ये दिस इज गोइंग टू बी योर इनिशियल रेट? अगर आपसे वो इनिशियल रेट निकलवाएं कि प्रूव दैट इनिशियल रेट इज इक्वल टू दिस, तो आपको बताना है कि इनिशियली बहुत कम बना होगा, तो बहुत कम बना होगा तो लगभग 0 होगा। तो दैट्स हाउ वी कैन डू। तो बहुत मेहनत लगी, मशक्कत लगी, क्या क्या करा है यहाँ पर आप देख लीजिए। अलग अलग तरीके से हमने काम वही करा है, पर दिमाग ज्यादा लगा है। कंसेप्ट वही है। अब यहाँ पर वो बच्चा इन चीजों पे डोमिनेट करता है जिसके बचपन के बेसिक्स अच्छे होते हैं, जिसके पास एक एप्टीट्यूड होता है टू थिंक। मतलब मैं किसी की वो नहीं बोल रहा कि आपके पास नहीं है, मुझे नहीं पता किसके पास है, बट मैं एक जनरल टर्म बता रहा हूँ। जिसका भी एप्टीट्यूड अच्छा होता है ना, वो इन चीजों को पकड़ के आराम से कर लेता है। जिसका एप्टीट्यूड में थोड़ी सी कमी हुई, तो मतलब यार आपको इस चीजों पे स्ट्रगल होगा, यार ये कैसे सोचें, ये कैसे पुट होगा, तो वहां पर आपको थोड़ा स्ट्रगल होगा। मैंने पूरा आपको एक आइडिया दे दिया कि आपको किस तरीके से ओवरऑल चलना है, क्या क्या चीजों को लेके चलना है, किस तरीके से कहाँ टैकल करना है, वो आपके सामने मैंने चीजें पेश कर दी हैं। अब बाकी मैं दूसरा मैकेनिज्म लिख के चला जाता हूँ, आप लोग घर पे ट्राई कर लीजिएगा। मैं उसका थोड़ा सा आपको आइडिया दे जाता हूँ, फिर आप जो है वो उसको कर लिएगा आराम से। तो ये करता हूँ मैं यहाँ पर। तो ये आपके सामने पूरा का पूरा मैकेनिज्म है, जरूर इसको एक बार ट्राई करिएगा। के कपूर साहब ने मीथेन की फॉर्म में करा है, तो आप लोग भी चाहें तो मीथेन की फॉर्म में कर सकते हैं, क्योंकि DCH4/dt क्या एक ही जगह है। अगर मैं देखना चाहूँ क्या मीथेन मेरी एक ही जगह है? हाँ, मीथेन मेरी एक ही जगह है। और यहाँ पर फिर आपका एक ही रेडिकल आएगा। अगर मैं इसके लिए करूंगा तो मेरा ये आ जाएगा। तो थोड़ी सी मुझे, मतलब कर सकते हैं हम दोनों तरीके से, आपको जैसा सही लगे। बट मीथेन वाली से कराए तो आप चाहें तो DCO/dt भी ट्राई कर लीजिएगा घर पे। घर पे करने के लिए तो आप प्रैक्टिस के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो आप वो बिल्कुल करिएगा। दोनों से आप ट्राई कर लीजिएगा, तो आपका लगभग आंसर सिमिलर टाइप का ही आ जाएगा।
तो यहाँ पर ये करिएगा और आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इंटरमीडिएट दिख रहे होंगे, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगानी है आपको। मेजर काम है ऐसी रिएक्शन में वही आपको स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन ही लगानी है। और आप 2-3 लोगों की आप देखिएगा वही जैसे हमने पीछे रिएक्शन में करा था ना, 2 रिएक्शन को ऐड कर दिया, कहीं की कहीं वैल्यू पुट करी, सिमिलर तरीके से आपका होगा और आपका एट द एंड आंसर बहुत प्यारे तरीके से आ जाएगा। बिलीव मी, आराम से आएगा, कोई इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, बल्कि दिस इज वन इज रिलेटिवली इजियर एज कम्पेयर टू दैट पर्टिकुलर थिंग। तो इसको ट्राई करिएगा। आई थिंक शायद मुझे पता नहीं, धुंधला धुंधला याद आ रहा है, कहीं पीवाईक्यू में ये दिखा है मुझे, तो वहां पर मैं इसको डिस्कस कर ही लूंगा जब पीवाईक्यू वाली वीडियो आएंगी। बट अभी के लिए आप इसको आप जरूर ट्राई करिएगा। तो ये हमारा चेन वाला भी हिसाब किताब हो चुका है, आई वुड से पूरा का पूरा। अब हमारे पास है लिंडमैन मैकेनिज्म, मेजरली फर्स्ट ऑर्डर के लिए यहाँ पर पढ़ना है। अब ये है क्या, इसके बारे में हल्का सा बेसिक देख लेते हैं। इट इज एक्सक्लूसिवली फॉर गैसियस डिकम्पोजिशन। तो गैसियस डिकम्पोजिशन के लिए ये हमारे पास होता है, जब हमारी कोई गैस होती है, उस गैस का डिकम्पोजिशन हो रहा होता है या उससे कुछ प्रोडक्ट्स बन रहा होता है, मेजरली गैसियस रिएक्शन के लिए है, तब हम जो है वो इस चीज को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस होती हैं, उनका आपस में कहीं ना कहीं टकराव होता है एक दूसरे से, काइंड ऑफ, जिसको मैं बोल सकता हूँ कि कोलिजन्स एंड ऑल होते हैं, तो वहां पर ये हमारे काम का आता है। ठीक है, नाउ यहाँ पर लिंडमैन साहब ने इसका प्रॉपरली एक मैकेनिज्म बताया क्या होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला जो प्रोसेस है उसको बोला गया एक्टिवेशन प्रोसेस। यहाँ पर क्या बोला गया, उसको एक्टिवेशन प्रोसेस बोला गया। और उस प्रोसेस में क्या होगा, आपके दो गैस मॉलिक्यूल्स आएंगे या एटम्स आएंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, और एक दूसरे से टकराने के बाद एक मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड आ जाएगा और दूसरा वाला वो एज इट इज रहेगा। एक्टिवेटेड का मतलब ये, वो कहीं ना कहीं उसमें जो है वो एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। अब वो तैयार हो गया कि आओ साहब, अब मैं और भी मॉलिक्यूल्स को टकराऊंगा, तो ये इस मॉलिक्यूल जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल में कुछ एनर्जी ट्रांसफर कर देता है। अब तो इस तरीके से अब हमारा हिसाब किताब चलता रहता है। तो ये एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ, सॉरी, यहाँ पर ये से टकराएगा। अब इससे रिएक्शन करने के बाद सेकंड स्टेप में, सॉरी, यहाँ पर होना था हमारा ये डीएक्टिवेशन। तो ये यहाँ पर क्या करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएगा, फिर एट द एंड जो है वो कहीं ना कहीं डीएक्टिवेट हो जाएगा। या दूसरा ऑप्शन ये होगा, ये जो हमारा इंसान है, ये जो हमारा ए स्टार है, जो हमारा एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है, ये सिंपल किसी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। ये हमारे 2-3 ऑप्शन है। इसी को अगर मैं बात करूं, केएल कपूर साहब ने इस पर्टिकुलर रिएक्शन को बस रिवर्सिबल मैनर में लिख दिया। उन्होंने यहाँ पर K1 लिखा और इसको K-1 ले लिया, क्योंकि आप देख सकते हैं ये एक दूसरे के रिवर्सिबल रिएक्शंस ही हैं, एंड देन इसको हम ले रहे हैं K2। ठीक है, तो ये सिंपल सी यहाँ पर चीज हमें देखनी है। तो हमें निकालना क्या है, यहाँ पर हम सिंपल सा अगर बात करें तो मैं निकालता हूँ डी प्रोडक्ट बाय डी टी। डीपी इज योर डी प्रोडक्ट बाय डी टी, दैट विल बी इक्वल टू K2 टाइम्स यहाँ पर मुझे ए स्टार। और ए स्टार क्या है आपका, आप देख सकते हैं ये क्या है, इंटरमीडिएट है। तो लगाइए साहब एसएसडी, क्या है एसएसडी, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, एसएसए सॉरी, डी ए स्टार को हमें करना है 0। और कहाँ कहाँ पे बन रहा है, सबसे पहले यहाँ पर, अब वो ये बात अगर मैं इसको रिवर्सिबल में लिख दूं तब भी आपको एट द एंड यहाँ पे इसको अलग से लिखना पड़ेगा, सो दैट यू गाइस विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर मैनर। तो यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ रिएक्शन, तो यहाँ पर आ जाएगी सबसे पहले मेरे पास इस रिएक्शन में बन रहा है, सो दैट मीन्स K1 टाइम A2 स्क्वायर, यानी सर बिल्कुल सही कहा आपने। फिर यहाँ पर इस रिएक्शन में ये टूट रहा है, मतलब माइनस का K-1 A स्टार इंटू ए, बिल्कुल सर। और लास्ट रिएक्शन में भी ये टूट रहा है, सो इट विल बी माइनस का K3 इंटू ए स्टार। क्या ये बात सबको समझ में आई? इस इक्वेशन से मैं एट द एंड अपनी इस ए स्टार की वैल्यू निकालने की करता हूं कोशिश, दैट विल अल्टीमेटली कम आउट टू बी K1 इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय, वैसे बेटर टू राइट इसको बाहर, डिवाइड बाय आपका आ जाएगा यहाँ पर K-1 इंटू ए, K-1 इंटू ए, देन प्लस का K3। तो ये मेरे पास आई थिंक हिसाब किताब आया है। यहाँ पर मैंने K3 ही लिया था, इसको K2 लिया था, सॉरी, तो यहाँ पर इसको K2 कर देता हूँ। तो ये मैंने इसको कर दिया है K2। ये मेरी यहाँ पर एट द एंड रिएक्शन निकल के आई। नाउ व्हाट आई कैन डू इज फर्दर, मैं यहाँ पर इसमें पुट करूंगा, तो मेरा dp बाई dt आ जाएगा। मेरे पास K2 पहले से था तो वैसे ही लिख दिया, K1 बाद में आया। फिर यहाँ पर मुझे लिखना है ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय K-1 टाइम्स ए प्लस K2। नाउ अब यहाँ पर हम दो कंडीशंस अप्लाई करते हैं ताकि ये बहुत प्यारी आपको इक्वेशन दिखने लगे। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि मैं गैसियस कॉम्पोजिशन की बात कर रहा हूँ, तो क्या मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की टर्म्स में लिख सकता हूँ? सर बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो बस उसी के हिसाब से यहाँ पर जरा देखिए चीजों को और समझने की करिएगा कोशिश। तो यहाँ पर एट द एंड अब मेरा जो dp बाई dt है, दैट विल अल्टीमेटली बी इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास आपका K1 K3 पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का स्क्वायर इंटू K-1 पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस K3। ठीक,
अब यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करनी है हमें दो तीन यहाँ पर हम चाहें तो कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, बाकी यहाँ पर इसको हम डिवाइड वगैरह करके प्रॉपरली और भी चीजों में लिख देते हैं, तो उसी को मैं पहले कर दूं। यहाँ पर मैं डिवाइड कर रहा हूँ इस पूरी हिसाब किताब को आपके k-1 से, तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ k-1 से, k-1 कह रहा हूँ सॉरी, k की पावर नहीं आएगा, और डिवाइड भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला जो है मैं इसके डिनोमिनेटर में ले रहा हूँ, ये वाला मैं यहाँ पर ला रहा हूँ, तो अल्टीमेटली जो हिसाब किताब रहेगा वो ये रहेगा k1 इंटू k3 डिवाइड बाय k-1 टाइम्स pa का स्क्वायर डिवाइड बाय k-1 तो अब चला गया, तो k3 बाय k-1 प्लस pa हो जाएगा, ठीक है। इस पूरे को मैं कुछ नया कांस्टेंट k डैश मान लूंगा, इस पूरे को मैं कुछ नया कांस्टेंट k डबल डैश मान लूंगा, तो फॉर्मूला मेरे पास जो बना वो कुछ इस प्रकार बना, जो आप सभी को आता है, दैट विल बी k डैश इंटू pa स्क्वायर डिवाइड बाय k डबल डैश प्लस pa, ठीक है, ये यहाँ पर आता है। अब सिंपल दो कंडीशंस हमें यहाँ पर अप्लाई करनी है। द फर्स्ट वन इज, अगर मेरा बहुत हाई प्रेशर हो, अगर मेरे पीए की वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा होगी, तो बता दीजिए क्या होगा सर, ये इस के को मैं निगलेक्ट कर दूंगा, और मेरा डीपी बाई डी जिसको मैं रेट बोलता हूं, दैट विल बिकम के टाइम्स पीए का स्क्वायर डिवाइड बाय, क्योंकि मुझे इस के डैश को निगलेक्ट करना है, क्योंकि ये छोटा है, तो मैं यहाँ पर पीए लिख दूंगा, इससे ये उड़ाया, इट विल अल्टीमेटली बिकम दिस। समझ में आ गया? हाँ, तो इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पर इसका कौन सा ऑर्डर हो गया सर, ये फर्स्ट ऑर्डर हो गई। एट हाई प्रेशर लिंडमैन मैकेनिज्म के थ्रू हमने देखा कि हमारा जो है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या आ रहा है, फर्स्ट ऑर्डर आ रहा है। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई जब प्रेशर आए। तो सेकंड कंडीशन हमारी, जब हमारा प्रेशर काफी ज्यादा लो होगा, अगर प्रेशर काफी ज्यादा लो हुआ तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इस बार पीए को निगलेक्ट कर दूंगा, और अल्टीमेटली मेरे पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा रेट बराबर के डैश दिस इंटू पी ए स्क्वायर, और इसको मैं नया कॉन्स्टेंट एक के ट्रिपल प्राइम मान लेता हूँ, दैट विल बी पी ए का स्क्वायर, और इस पर्टिकुलर केस में मेरा ऑर्डर आ जाएगा 2। आई होप सो बेहतरीन तरीके से ये चीज आप सभी को समझ में आई होगी, क्या हमारे ऑर्डर्स वगैरह आ रहे हैं इन रिएक्शन के थ्रू द लिंडमैन मैकेनिज्म। और यहाँ पर ये सेकंड ऑर्डर का इंडेक्स फॉलो हो रही है, फर्स्ट वाले केस में हमारी जो है वो फर्स्ट ऑर्डर हो रही थी। तो यही चीज थी जो हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी थी, और आई होप आप सभी को वो समझ आ चुकी होगी। अब हम बढ़ सकते हैं अपने टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट्स की तरफ। तो यहाँ पर पहले मैं थोड़ा सा इसका बेसिक चीज बता दूं कि यहाँ पर हुआ क्या था। एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया था, वैसे कोलिजन उसमें बताना है इसको, बट यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ, बेसिक्स का पार्ट समझ लीजिए। एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि हमारा जो रेट कांस्टेंट है, जिसको मैं आर बोलता हूँ, एक्सपेरिमेंटली पाया गया ये जो के है हमारा, किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन का या तो ये 2 या फिर ये 3 टाइम्स बढ़ जाता है। अच्छा जी सर कब, ये क्या बोला मैंने, जो रेट कांस्टेंट है किसी भी रिएक्शन का एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि वो या तो ट्वाइस हो जाएगा या थ्राइस हो जाएगा फॉर ऑल नहीं, पर 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है, मान लेता हूं मैं, सपोज करिए एक के की वैल्यू मुझे दे रखी है 2 एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। मुझसे बोला गया कि के जो है ना वो 3 टाइम्स बढ़ रहा है, तो आप बताओ 110 डिग्री पर क्या होगा, तो मैंने बोला के आपका हो जाएगा 2 इंटू 3 दैट विल बी इक्वल टू 6। ये है इस चीज का मतलब, ये यहाँ पर देखा गया। तो इसी के लिए हमने यहाँ पर वैसे एक प्रॉपर फॉर्मूला भी बताया जाता है कि आपका जो रेट है, आपको पता है वो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो R2 बाय R1 इज सिंपली इक्वल टू K2 बाय K1 दैट विल अल्टीमेटली इक्वल टू म्यू टाइम्स डेल्टा टी की पावर 10, वेयर दिस म्यू क्या है, हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, ये म्यू है हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट, और ये गिवन होगा, या तो ये 2 होगा या तो ये 3 होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहीं पर जो मेरा सिनेरियो होता वो ये हो जाता कि मुझसे पूछ लेते कि अब आप बताओ 200 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा टेम्परेचर, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सोचिए आप, मैंने पहले यहाँ से ट्रिपल करा, फिर एक और बार में ट्रिपल, फिर एक और बार में ट्रिपल करते जाऊंगा, बहुत बार हो जाएगा ना। तो मुझसे कोई डायरेक्टली पूछ ले कि यार आप बता दो 200 डिग्री पर क्या होगा, तो मैं बोलूंगा यार हिसाब किताब ये होगा कि हमारा जो इनिशियल के था, आप चाहें तो उसको रेशियो ले सकते हैं, जैसे मैं इसको रेशियो ही ले लूं, तो मैं इस के को मान रहा हूं फर्स्ट कंडीशन, ये है मेरी सेकंड कंडीशन, तो यहां पर आ जाएगा के बाय के डैश इज इक्वल्स टू, मेरे पास म्यू मैंने मान लेते हैं 3 ले लिया, 3 की पावर डेल्टा टी बाई टी 10, ठीक है। के क्या है मेरा 2 है, 2 आ गया, और यहां पर मैं देख सकता हूं, सॉरी इस वाले को ऊपर रखना है मुझे, ये है मेरा के डैश, हाँ ठीक है, यहाँ पर ये आ गया मेरे पास, तो क्या बोल रहा था मैं, R2 बाय R1, ठीक है, हाँ यहाँ पर आ गया K2 बाय K1। तो यहाँ पर अब मैं देख सकता हूँ ये मेरा 2 है, डिवाइड बाय यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी फिर से गलत कर दिया, ऊपर पहले ही मतलब गलत कर रहा था, के डैश बाय 2 इज इक्वल टू 3 की पावर कितना चेंज आया टेम्परेचर में, 100 डिग्री का, और 100 बाय 10 मतलब 10 आ गया, 3:10, तो के डैश मेरा आ जाएगा 2 इंटू 3:10। बेसिक का पार्ट है, वैसे जरूरी नहीं है इस टाइप पर सवाल आए कुछ, बट ध्यान रखिएगा अगर आए तो कैसे टैकल करना है। ये 2 भी हो सकता है म्यू, ये 3 भी हो सकता है, कुछ भी दे सकते हैं वो, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। नाउ अब आते हैं अपने नेक्स्ट
टॉपिक की तरफ जहां पर थोड़ी सी डेरिवेशन वगैरह का इस्तेमाल होना चाहिए, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी वाले हिसाब किताब। तो एक्टिवेशन एनर्जी हो गया या आर्हीनियस इक्वेशन हो गया। यहाँ पर हमारे आप सभी को एक चीज जरूर याद हो जानी चाहिए कि हमारा एक कोई भी केमिकल इक्विलिब्रियम की रिएक्शन होती थी, हमने वहां पर ये फॉर्मूला पढ़ा था वेंट हॉफ इक्वेशन से, डी एल एन के इक्विलिब्रियम बाई डी टी। अगर नहीं याद आपको तो मतलब समझ लिए, सॉरी टाइम या टेम्परेचर आएगा, डेल्टा ई बाय आर टी स्क्वायर, ये हमने वेंट ऑफ इक्वेशन पढ़ी है। दिस इज योर वेंट ऑफ इक्वेशन। ठीक है सर, पढ़ी होगी। और बोलिए। अब यहाँ पर के इक्विलिब्रियम को क्या मैं लिख सकता हूँ, फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ डी एल एन के, फॉरवर्ड को मैं के वन बोल रहा हूँ, बैकवर्ड को मैं के माइनस वन बोल रहा हूँ, बाई डी टी आपका सिंपल इक्वल हो जाएगा उसी के, किसके सर, ये हो रहा है ना आपका डेल्टा ई बाय आर टी स्क्वेयर। ठीक है सर। अब यहाँ जरा लॉग की प्रॉपर्टी अगर मैं अप्लाई करूं तो क्या ये हो जाएगा, डी एल एन के वन डिवाइडेड बाई डी टी माइनस का डी एल एन के माइनस वन डिवाइडेड बाई डी टी बराबर डेल्टा ई आर टी स्क्वायर। बिल्कुल सही। अब इस डेल्टा ई का मतलब क्या, ये डेल्टा ई हमारे पास था क्या, चेंज इन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, और इसको हम लिख सकते हैं ई टू माइनस ई वन से। सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहीं पर मैं इसको लिख दूंगा अब ई टू माइनस ई वन। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, ई टू माइनस ई वन, मतलब बाद वाली माइनस पहले वाली। या इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं बात करूं, ये आपकी होती है एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एनर्जी ऑफ बैकवर्ड, टू बी मोर प्रिसाइज दिस डेल्टा ई इज योर एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। इस तरीके से लिखेंगे तो थोड़ा बेटर रहेगा। तो फॉरवर्ड के लिए मैं लिख दूं ई वन को, बिल्कुल लिख दीजिए। बैकवर्ड के लिए मैं लिख दूं ई ई माइनस वन, सर लिख दीजिए। बाय आर टी स्क्वायर विल रिमेन एज इट इज, बाय आर टी स्क्वायर विल रिमेन एज इट इज ऑन कंपेयरिंग बोथ द इक्वेशन, ऑन कंपेयरिंग बोथ द इक्वेशन व्हाट आई एम गेटिंग इट लाइक दिस, कि मेरा जो ऑन कंपेयरिंग आ रहा है, आप सभी लोग इस बात से अग्री करेंगे कि डी एल एन के डिवाइडेड बाई डी टी आपका इक्वल होगा ई बाय आर टी स्क्वायर के। ये हमारा जो है वो जनरल फॉर्मूला आ गया। और यहाँ पर ये जो ई है, दिस ई इज नथिंग बट जस्ट योर एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये आपकी होती है ई, इस तरीके से हम यहाँ पर इसको डिराइव करेंगे। अब आप इसको उस साइड भेजिए और आप इंटीग्रेट मार दीजिए, बहुत आराम से आप इसको भी करके आगे बढ़ जाएंगे। तो कर लेते हैं ये भी साथ साथ, फिर आगे समझेंगे क्या है वो एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह, बाकी तो पता ही होता है। ई ए बाय आर टी स्क्वायर है, तो डी टी बाय टी स्क्वायर यहाँ पर लिख देते हैं। इंटीग्रेट कर रहा हूं मैं, चाहूं तो लिमिट्स पुट कर सकता हूं, नहीं चाहूं तो नहीं भी कर सकता। तो मैं नहीं कर रहा क्योंकि मैं फिर एक चीज दिखा दूंगा ना, ये आ गया एल एन के आपका, देन आपके पास आया ई ए बाय आर, आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। आप सभी को पता होना चाहिए माइनस वन बाई टी आता है, जिसको नहीं याद जो कह रही है हुआ कैसे, तो आप सभी को मैं बहुत आराम से ये बात को बता दूं कि ये हमने थर्मोडायनेमिक्स में बहुत बार करा है। थर्मोडायनेमिक्स जब आप पढ़ रहे थे, एक साल लगभग उसको हो गया है, इन्हीं दिनों में मैं थर्मोडायनेमिक्स की वीडियो बैठ के रिकॉर्ड कर रहा था, जितना मुझे याद आ रहा है पिछले साल, और पढ़ भी रहा था। फिर उस थर्मोडायनेमिक्स को फिर रिकॉर्ड भी करी थी, शायद मैं पढ़ रहा था वैसे उस टाइम पे, क्योंकि बहुत मुश्किल था, मैंने भी बहुत बड़ी मेहनत से पढ़ा था। इसको आज इतनी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये फिर भी होता, मतलब थर्मोडायनेमिक्स तो अलग ही चीज थी वो, तो वो थोड़ी मुश्किल से पड़ी थी। बट मैं आपको बता दूं कि इन्हीं दिनों में आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ता है, याद करिए अब आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं। और एक कांस्टेंट ले लूंगा मैं जिसको मैं एल एन ए, बिकॉज मेरा क्या था ये वॉल इंटीग्रल, यार उसका मैं नाम अब भी देखना भूल गया। वो हमारे दो तरीके जो इंटीग्रेशन होते हैं ना, उसका नाम जरा मुझे डीएम करके बताइएगा क्या था, मैं भूल गया। ठीक है, मैं चेक करना भी भूल जा रहा हूँ। अब यहाँ पर आ जाएगा, मैं एल एन के को इधर भेज रहा हूँ, एल एन के माइनस एल एन ए मेरा इक्वल आ रहा है माइनस ई ए बाय आर। ठीक है, क्या मानते हैं आप इस बात को? बिल्कुल मानते हैं। के बाय ए एल एन ये इक्वल आ रहा है इसके, सर बिल्कुल आ रहा है। क्या यहाँ पर मैं इसको बोल सकता हूँ क्या, किसको सर, के अपॉन ए मेरा इक्वल है ई रेस टू पावर माइनस ऑफ ई ए बाय आर। ठीक है, खत्म हो गया बस। कॉन्ग्रेचुलेसन, आप यहाँ पर पहुंच चुके हैं इस पर्टिकुलर मकाम पर जहां पर हमने वेंट ऑफ इक्वेशन से अपना के दैट इज उसको डिराइव कर लिया है कहीं ना कहीं। तो इस इंपॉर्टेंट चीज को यहाँ पर याद रखिएगा। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं आपकी आर्हीनियस इक्वेशन। आ गई काइंड ऑफ ये आपकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म भी बोली जाती है आर्हीनियस इक्वेशन की। तो ये हमारी आर्हीनियस इक्वेशंस प्रॉपर आ गई हैं। ए को हम बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। अब आपसे मैं यहाँ पर चाहूं तो K1 बाय K2 अलग अलग तरीके से मैं ग्राफ्स बनवा सकता हूँ, अलग अलग चीजें आपसे पूछ सकता हूँ, आप सब कुछ करने को तैयार हो जाएंगे। अब यहीं पर इस पर्टिकुलर रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैं y बराबर mx प्लस सी भी यहाँ पर आपसे करवा सकता हूँ कि आप बताओ भाई ग्राफ बनाओ, आप के आप किसका बनाएंगे, आप जिसका आप बोलेंगे सब उसी का तो बनाएंगे। एल एन के वर्सेस माइन वन अपॉन टी का ग्राफ बनाओ बेटा।
तो कहेंगे आप बिल्कुल बना देंगे। तो ये आपका आ जाएगा y बराबर में एक्स प्लस सी, और आपको पता है स्लोप नीचे है, तो ये आपका ग्राफ कुछ इस प्रकार आ जाएगा। दैट्स हाउ यू हैव टू। और आप सभी को पता है स्लोप क्या होगा इसका, माइनस ऑफ ई ए बाय आर के इक्वल होगा। तो यहाँ से स्लोप पर भी सवाल बन जाते हैं इन पर्टिकुलर रिएक्शन से। अगर मैंने 2.303 लॉग ले आया तब क्या होगा, तो आपको पता है तब भी उस टाइम पर क्या होगा। सो दैट्स हाउ यू हैव टू डू। आई होप ये चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं लग रही होगी। अब मैं आपसे बोलूंगा कि आप जरा एक फंक्शन या एक फॉर्मूला निकाल दिएगा जिसमें आप ln k1 लीजिए एक को, और उसके लिए फॉर्मूला बनाइए, फिर आप ln k2 लीजिए। तो आप एट दी एंड यहाँ पर k1 बाय k2 या ln k1 बाय k2 के लिए एक अल्टीमेटली फॉर्मूला बना लीजिएगा। वो मैं आप सभी के सामने चाहूँ तो लिख सकता हूँ, वो क्या होगा। तो अच्छा, मैंने ग्राफ आपके सामने बना दिया पहले, देन अल्टीमेटली मैं यहाँ पर आपको बता दूं ln k1 बाय k2 या ln k2 बाय k1 का जो फॉर्मूला आएगा, आप जब उसको निकालेंगे मेहनत से तो वो आपके सामने आ जाना चाहिए। 2.006 तो तब आएगा जब वो भी डिनोमिनेटर में, जब हम लॉग वाला लेंगे। ये आपका, सॉरी 2.003 कौन लिख रहा है बार बार, यहाँ पर आपका कुछ इस तरीके से आएगा। इसका मतलब ये होगा आपको दो अलग अलग टेम्परेचर दिए जाएंगे और आपको एक रेट कांस्टेंट दे दिया गया, तो आप आराम से दूसरा रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो इस पर सवाल बनने के चांस रह सकते हैं, और ये आपको याद होगा जब आपको सेमेस्टर 1 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्लोज क्लेप्ट्रॉन इक्वेशन, ये वाली जो हम इक्वेशन की बात करते थे ना, वहां पर हमने वेपर प्रेशर वगैरह की बात करी थी, वहां से ओरिएंटेड है ये वाली चीज जो है ना। तो वहां पर भी काफी ज्यादा इससे रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं, तो वही है यहाँ पर। अब ये हमने ग्राफिकल अप्रोच बात कर ली। अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, होती क्या है। तो एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है, आइए उसका थोड़ा सा देखें। तो एक्टिवेशन एनर्जी आपको वैसे पता है, मैं बस बता रहा हूँ। एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास एक रिएक्शन की वो मिनिमम एनर्जी है, हमें रिएक्टेंट को उस लेवल तक पहुंचाना होता है, रिएक्टेंट की एनर्जी उस लेवल तक लेकर जानी होती है, सो दैट हमारी रिएक्शन प्रोसीड हो सके। अगर मैं उस एनर्जी तक रिएक्टेंट को वो एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर पाया तो मेरी रिएक्शन होगी नहीं। सर ऐसा क्यों, मतलब रिएक्शन मतलब हमें एनर्जी क्यों देनी पड़े, क्योंकि हमें रिएक्ट कराना है, मॉलिक्यूल्स को टक्कर पड़वानी है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी है। तो ओवरऑल हमें क्या करना है, हमें एनर्जी ज्यादा चाहिए। सो दैट्स व्हाई वी नीड यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पर आ गया, मान लेते हैं रिएक्टेंट है, इनिशियली उसकी कुछ एनर्जी होगी यहाँ पर, इसको मैं ई आर बोल सकता हूँ। अब ये क्या है, यहाँ पर इसको मुझे एनर्जी बढ़ानी है, बढ़ानी है, बढ़ानी है, इस पर्टिकुलर लेवल तक बढ़ानी है। फिर नीचे मैं यहाँ पर भी आ सकता हूँ, और उस चाहूँ तो मैं ऊपर भी रह सकता हूँ। तो दोनों ही मेरे पास ऑप्शन होते हैं, और आपको पता है एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक वाले ऑप्शन से ये पीक जो है यहाँ से इस रिएक्टेंट से लेके यहाँ तक की ये जो एनर्जी हमने दी, इसी एनर्जी को मैं बोलता हूँ ई ए, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट molecule to complete a particular reaction, and this point is generally known as transition state, which is having the maximum energy। तो transition state आपको याद होगा, transition state से आपको अगर SN2 याद नहीं आई तो फिर मतलब क्या ही यार। तो या SN2 को जरूर यहाँ पर याद करिएगा एक बार, जो आपने कौन से सेमेस्टर में, वो भी सेमेस्टर 2 में ही थी है ना, तो सेमेस्टर 2 में जो आपने पढ़ी तो उसको जरूर याद करिएगा। तो ये यहाँ पर हो गया आपका ट्रांजिशन स्टेट, यहाँ पर आपने बना दी। ये आपकी एनर्जी प्रोडक्ट की कुछ भी हो सकती है, वो डिपेंडिंग अपॉन एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक है। यहाँ पर आपके रिएक्शन कोऑर्डिनेट आ गया, यहाँ पर टाइम के साथ साथ हो रहा है बेसिकली, आपने क्या करा, ठीक है। तो ये चीज थी एक्टिवेशन एनर्जी होगी। यहाँ पर हमारे पास आर्हीनियस इक्वेशन होगी, आई थिंक इसमें इतना ही था। अब हमें जो भी देखना होगा वो कोलिजन थ्योरी में ही करना होगा। अच्छा यार, एक इंपॉर्टेंट वेराइटी अगर मैं इसमें ऐड करूं, सो मे बी ऐसा होता है कुछ रिएक्शंस के बारे में आपको दे देते हैं कि आपका जो नेट के है वो कुछ ऐसा आपके इक्वल हो जाएगा, k1 इंटू k3 इंटू k4 डिवाइड बाई k5 के। या हो सकता है जैसे, मतलब इतनी मेहनत ज्यादा नहीं करवाएंगे वो, बट ऐसे कुछ दे देंगे कि आपको कुछ ऐसा आ गया k1/1/2 1/3 कुछ भी दे दिया ऐसा। और मे भी ऐसा हो सकता है कि आपको जो है वो 3-4 स्टेप दिए, जैसे हम पीछे कर रहे थे ना, एंड में लेट कर रहे थे कि k1/k3 इक्वल हो जाएगा k के। तो फिर हमारे पास उस केस में भी ये एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ केस आएंगे तो होगा, बट मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ या एग्जाम्पल ही उठा लेता हूँ, जिससे सारी चीजें क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या अप्रोच रहती है इन वाली चीजों को करने की। तो मैंने 1/3 ऐसे ले ली, पावर मन कर रहा था मेरा। अब यहाँ पर आपको पता है के किसके इक्वल होता है, ए ई रेस टू पावर एक्सपोनेंशियल का माइनस ऑफ ई ए बाय आर टी, ठीक है। यहाँ पर ये लिखा, यहाँ पर भी मैं सब जगह लिखूंगा, यहाँ पर A1 आ जाएगा, फिर ई रेस टू पावर माइनस E A1/RT। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? हाँ सर, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, A3 है तो A3 लिख रहा हूँ, वो क्या हो जाएगा ई रेस टू पावर माइनस ऑफ EA3/RT होगा, यानी हाँ होगा। क्या मैं उसको यहीं पर लिख दूं इसी में ऐड करके, एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टी लगा सर लिख दीजिए, तो बढ़िया बात कर दी आपने, बढ़िया ही करता हूँ मैं। क्या यहाँ पे A4 हो जाएगा? हाँ। और क्या यहीं पर मैं E3 जैसे लिखा है वैसे ही मैं EA4/RT कर दूं? सर बिल्कुल कर दीजिए। डिवाइड में यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा A5 के साथ क्या आ जाएगा, ई रेस टू पावर माइनस ऑफ EA/RT। क्या मैं उसको ऊपर बेच के प्लस पहुंचा दूं, क्योंकि अब मैंने एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ इतनी देर से,
समझ में आई बात? यस सर आ रही है। अब आप कुछ मत करिए, इन लोगों को कंपेयर करिए। किसको सर? आप सर कैसे करें? यहाँ तो माइनस ए है, यहाँ पर करें तो बेटा यहाँ पर आप देखो, ये जो ए है आपका, ये जो आपका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, ये आपका इन लोगों के बराबर हो जाएगा, इन इंसानों के बराबर हो जाएगा। इसको लिख के साइड में रखिए। अब आपकी ये जो माइनस ऑफ ई ए है, ये माइनस ऑफ ई ए है, ये पूरी इसके इक्वल होगी। दैट इज मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं, माइनस ई ए वन प्लस ई ए थ्री प्लस ई ए फोर माइनस ई ए फाइव आ जाएगा यहाँ पर। इससे इसको उड़ाइए तो नेट एक्टिवेशन एनर्जी, एक चीज सर आप भूल गए हैं कि यहाँ पर सभी पर पावर थी 1/3, तो 1/3 को आप नहीं भूल सकते। हाँ बेटा, यहाँ पर भी आप पावर लगाओ, क्या 1/3 लगाओ, यहाँ पर आपकी पावर आ जाएगी 1/3। साथ में सर यहाँ पर भी आपकी 1/3 होनी चाहिए। सो दैट मीन्स यहाँ पर इस पूरे को आपको 1/3 से डिवाइड करना है। द आंसर इज स्ट्रेट यस। तो मेरा जो फाइनल आंसर रहेगा फॉर एक्टिवेशन एनर्जी, जो नेट एक्टिवेशन एनर्जी है, दैट विल बी EA1 प्लस EA3 प्लस EA4 माइनस EA5/3 करूंगा। आई विल गेट दी आंसर मेरा नेट एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। सो दैट्स हाउ। अगर दिया जाए कुछ ऐसा तो न्यूमेरिकल में हमें डरना नहीं है, आराम से हमें उस न्यूमेरिकल को टैकल करना है। बाकी जो है वो मैंने बता दी किस वैरायटी वाले। एक तो log K2/K1, उसी ln K2/K1 को आप उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज योर 2.303 वाले लॉग में। तो वो भी आप देख लीजिए, ये भी आप देख लीजिए। तो ये ही 2-3 वैरायटी पॉसिबल हैं जहां से सवाल बन सकता है। बाकी फिर अब आई थिंक कोलिजन थ्योरी पर आ ही जाएंगे तो बेटर रहेगा, उसको देखते हैं, फिर उसमें जो चीजें होंगी उनको डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स के बारे में यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो होता क्या है, कोलिजन थ्योरी हमारी ये बोलती है, आपने ये पढ़ा होगा अगर क्लास 12 में थोड़ा बहुत पढ़ा है, कि प्रोडक्ट्स हमारे तभी बनते हैं जब हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है वो क्लोज आए आपस में, एंड क्या करें, ये कोलाइड करें। सबसे पहले ये क्लोज आए एंड देन कोलाइड करें, दैट विल अल्टीमेटली लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। पहली कंडीशन ये थी। दूसरी कंडीशन इसकी ये थी, सिर्फ वही कोलिजन्स हमारे इफेक्टिव होंगे, या फिर मैं दूसरी भाषा में बोल लेता हूँ, कोलिजन्स हमारे इतने सफिशिएंटली काइनेटिक एनर्जी वाले होने चाहिए, इतनी सफिशिएंट एनर्जी के साथ दो लोग कोलाइड करें, सो दैट हमारा जो क्राइटेरिया है एक्टिवेशन एनर्जी का वो फुलफिल हो जाए और हमारी ओरिएंटेशन प्रॉपर हो। तो आप ये ध्यान रखिएगा, एक क्राइटेरिया है हमारे पास, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो, एज वेल एज हमारी ओरिएंटेशन प्रॉपर हो। ऐसा ना हो, जैसे मैं एग्जांपल दूं, एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये, अगर ये हेड ऑन कोलिजन करेंगे बहुत प्यारा कोलिजन होगा, वेयर एक कोलिजन ये आ रहा, एक कोलिजन ये आ रहा, इस तरीके से ये कुछ आएंगे, बहुत प्रॉपरली नहीं टकरा पाएंगे, कोई खास इफेक्टिव कोलिजन हमारा नहीं होगा, जिसको हम थोड़ी आगे भी देखेंगे। ये कोलिजन थ्योरी ने 2-3 बातें बोली। आते हैं अब इसकी डेरिवेशन पर, जो आई वुड से इंपॉर्टेंट है। पहले ही आ गया सिंपल सी चीज, अगर यहीं पर मेरा ए होता खाली तो मैं सिंपल लिख देता। यहाँ पर हमारी जो है वो हमें प्रॉपर रेट कांस्टेंट के लिए निकालना है, तो डिटेल में करेंगे अलग अलग लोगों को लेके। अगर वेयर एज यहाँ पर मेरी कंडीशन ऐसी होती है, दो ए आपस में रिएक्ट कर रहे होते, तो यहाँ पर हमें पता है एक चीज होती है जिसका नाम होता है नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको मैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी के भी नाम से जानता हूँ, जो हमने सेमेस्टर 1 में थोड़ा बहुत इसका आइडिया लिया था, जो उसका फॉर्मूला आपका कुछ इस प्रकार आपको याद होगा। ये आ गया पाई सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा क्या था आपका मॉलिक्यूलर डायमीटर, देन यू डैश आपकी ये है, दैट इज योर रूट मीन्स सॉरी एवरेज स्पीड। तो यू डैश का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ √8RT/πm, ये इसका फॉर्मूला होता है। एंड देन अल्टीमेटली यहाँ पर हमारे पास n स्क्वायर, दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये आपके इक्वल हैं n अपॉन वॉल्यूम के, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितने होंगे किसके, जो भी हमारा इंसान है, जो भी हमारा मॉलिक्यूल है, डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, सिमिलर काम मैं इसके लिए करूंगा, बस यहाँ पे मैं ZAB लिखूंगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 1/√2 विल रिमेन एज इट इज। यहाँ पर क्या आएगा, सिग्मा ए भी आएगा, दैट इज एवरेज मॉलिक्यूलर डायमीटर लेते हैं। फिर यहाँ पे लिखूंगा मैं 8RT/πm की जगह, बेटर टू राइट, क्योंकि यहाँ पर KT आना चाहिए ना, क्योंकि मैंने N ही नहीं लिया। हाँ ठीक है, 8KBT दैट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बाय T इनटू पाई। यहाँ पर m की जगह मैं म्यू यूज करूंगा। सर ये म्यू कौन सी बल आ गई, बात करते हैं, 50 सेकंड दीजिए। सर म्यू आपका है रिड्यूस मास, दैट इज इक्वल टू MA/MB डिवाइड बाय MA प्लस MB। याद आ रहा होगा आपको शायद, अगर आपने फिजिक्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह पढ़ा होगा, या वहां पर फिजिक्स में अगर आपने थोड़े अच्छे लेवल के सवाल करोगे क्लास 11th में मेजरली, वहां पर ये बता दिया जाता है। बाकी हो सकता है 12th में भी कहीं कहीं बताया गया हो, बट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला याद आ रहा है मेजरली। ये यहाँ पर इसका फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर ये क्या है, हमारे कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये हमारा एक्चुअल में किसके इक्वल होता है, दिस इज बेसिकली इक्वल टू द माइनस ऑफ, आप मान के चलिए, चेंज इन नंबर ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी ये आपका इक्वल होता है चेंज इन
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम। तो इसको हमारा जो है ये हमारा इक्वल होता है एक्चुअल में डी एन ए स्टार बाय डी टी के। दिस इज व्हाट, और ये हमारा मैक्सिमम लिमिट होती है। ऐसा के एल कपूर साहब की किताब ने भी बोला है कि ये हमारा कैलकुलेटेड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द अपर लिमिट दैट द रिएक्शन का जो मैक्सिमम रेट है दैट कैन बी ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली, ये यहाँ पर होता है। तो ये हमारा क्या है, हमारा एक्चुअल में हम इसको बोल सकते हैं मैक्सिमम रेट के आसपास काइंड ऑफ बोल सकते हैं। ठीक है, अब जरा यहाँ पर आइए, अब अपने में यहाँ पर निकालने का मैंने निकाला माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी, वो मेरा इक्वल हो जाएगा जो भी रेट कांस्टेंट होगा इनटू ए की कॉन्सेंट्रेशन इनटू बी की कॉन्सेंट्रेशन, इसके इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पर ये मैंने एलिमेंट्री रिएक्शन ही मानी है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा चीजों को। यहाँ पर अगर मैं मैक्सिमम रेट की बात करूं, यहाँ डी ए बाई डी भी लिख दिया, डी टी आएगा सॉरी। अगर मैं मैक्सिमम रेट की बात करूं तो उसका मतलब क्या है सर, उसका मतलब यह है मैक्सिमम रेट आपका इनिशियल कंडीशंस में होता है। मैक्सिमम रेट आपका कब होगा, इनिशियल कंडीशन में, जब आपका सारा का सारा ए प्रेजेंट होगा, जब आपका सारा का सारा बी प्रेजेंट होगा, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं ए की बात करूं, ये क्या है मेरी मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी होती है हमारी। मोलैरिटी को कैसे लिखता हूं मैं, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम को क्या मैं लिख सकता हूं आपका, आपके सॉरी एन अपॉन वी होता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैं इसको लिखूंगा एन ए स्टार डिवाइड बाय एन ए इज योर एवोगैड्रो नंबर, इसका ध्यान रखिएगा। सॉरी, एन स्टार ए डिवाइड बाय एन ए, दिस इज नॉट एवोगैड्रो नंबर, दिस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या ये आपका, ये है आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर मोल। कितने मॉलिक्यूल्स हैं आपके एक मोल में फॉर ए, ये है यहाँ पर। अब इसको आप देखेंगे तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय, ये मैं लिख देता हूँ उसको, मॉलिक्यूल्स पर मोल। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, ये यहाँ पर है। और ये क्या है आपका, ये है आपके मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो आप सभी को पता है एन अपॉन एन ए किसके इक्वल होता है, अल्टीमेटली मोल्स का फॉर्मूला लिखा है आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। ये भी आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, पर मोल, ये आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर मोल होते हैं एवोगैड्रो नंबर। और एन क्या है आपके नॉर्मल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर मैं इसी को डिवाइड कर दूं किससे, वी से, तो क्या ये मेरा नंबर ऑफ मोल ही बन जाएगा सर, बिल्कुल बन जाएगा। और इसी चीज को मैंने लिख रखा है यहाँ पर एन ए स्टार। क्या ये चीज किसी को भी परेशानी, नो सर नहीं है, तो बस ए को लिखा है, सिमिलरली मैं बी को भी लिख सकता हूँ, एंड देन आई अल्टीमेटली पुट द वैल्यूज। तो ये मेरा इक्वल आ जाएगा एन ए स्टार बटे एन ए के, ये आ जाएगा एन बी स्टार बटे एन बी के। यहां पर भी मैं वैल्यू पुट करूंगा बेटा, ये चीज ध्यान से देखना। यहां पर मेरे पास आ जाएगा डी एन ए स्टार बाय एन ए, और आप सभी को पता है एक मोल में, एक मोल में जो हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है दैट विल रिमेन कांस्टेंट। तो मैं इस आदमी को यहाँ पीछे बाहर लेके आ सकता हूँ बहुत प्यार से, और मेरा हिसाब किताब कुछ ये बन जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा एन ए स्टार, और ये आ चुके हैं 1 अपॉन एन ए। ये मेरा बेहतरीन अंदाज में इक्वल आ गया के टाइम्स एन ए स्टार बाय एन ए इंटू एन बी स्टार बाय एन ए। और अल्टीमेटली मैं यहाँ से अपने उसकी वैल्यू निकालूंगा, दैट इज माइनस डी एन ए बाय, ये हमारा इक्वल हो जाएगा के टाइम्स एन ए स्टार इंटू एन बी स्टार डिवाइडेड बाय एन ए। अब मैं इसको इस इक्वेशन से इक्वेट कर सकता हूं, तो अल्टीमेटली मैं यहाँ इक्वेशन 1 मारूंगा, इसको इक्वेशन 2 मारूंगा, आप दोनों को इक्वेट कर दिएगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम याद लग रहा हो कि ये तो बिल्कुल ही अटपटा है, तो है वैसे थोड़ा अटपटा, आप इसको थोड़ा बहुत याद करने की कोशिश करिएगा, बेटर रहेगा, क्योंकि डेरिवेशन आई तो आपको डायरेक्टली कर देनी है, वो तो आराम से हो जाएगा। यू स्टार की जगह मैं लिखता हूँ 8, यहाँ पर के टी के भी आ जाएगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, डिवाइड बाय पाई टाइम्स म्यू की पावर हाफ, और आपका क्योंकि रूट में होता है ना, एन ए स्टार एन बी स्टार बराबर के टू 1 बाय एन बी, ये आपका इससे ये उड़ाओ के टू आपका जो भी आपका कांस्टेंट होगा, रेट कांस्टेंट, दैट विल अल्टीमेटली बी इक्वल टू एन बी टाइम्स, आपका इक्वल आएगा इसके एन बी टाइम्स 1 बाय रूट 2 पाई सिग्मा ए बी स्क्वायर, और यहाँ आपका यू आ जाएगी, इसी के होगा मेरे साथ, लिख दिया, हाँ ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट, तो खत्म, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट आर टी बाई एम आएगा, ठीक है, सॉरी 8 के टी बाय पाई एम आएगा की पावर हाफ आएगा, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है ना आपको। हाँ, तो अब हुआ क्या यार, ये उन्होंने निकाल दिया यहाँ से, सब कुछ काम समा हो गया, तो बढ़िया से मजा आ गया। तो ये डेरिवेशन आपको सबसे पहले याद होनी चाहिए, कैसे रेट कांस्टेंट हमारा याद है, याद बात ज्यादा रखने का जो मेन रहेगा वो आपको उसी का फॉर्मूला रहना चाहिए, दैट इज योर
कोलिजन फ्रीक्वेंसी वगैरह का, बाकी ये तो आप इसको बना लेंगे आराम से। तो अब हुआ क्या यार, एक्सपेरिमेंटली बातचीत चल रही थी, बातचीत चलती रहती है खैर साइंटिस्ट लोगों के बीच में। तो उन्होंने देखा कि यार आओ जरा चेक करें क्या हिसाब किताब बन रहा है। तो उन्होंने 10 डिग्री से एक एक साइंटिस्ट ने कुछ रेट ऑफ रिएक्शन निकाली। उन्होंने कहा 300 केल्विन पर आओ देखें टेम्परेचर, और 310 पे देखते हैं वो आपका रेट क्या हो रहा है। तो पता ये लगा जो आपका K2/K1 है वो आपका कुछ आया 310/300 की पावर 1/√2, सॉरी 1/2, सही लिखा है? हाँ, क्योंकि ये √2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट। तो इस तरीके से कुछ आपका आया, और अल्टीमेटली उन्होंने देखा यार ये तो 1.05 टाइम्स बढ़ा है। उन लोगों ने कहा ठीक है चलो होगा इतना। अब बात ये हुई अब बात ये हुई, इससे ये पता लगा कि जो हमारा रेट है वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं है। अब भाई कोई चीज 10 डिग्री बढ़ाने पर सिर्फ 1.015 टाइम बढ़ रही है, ये क्या चीज है? अब जब चेक करा गया तो यार पता ये लगा कि जब हमने 10 केल्विन या 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया है ना, तो या तो हमारा रेट डबल हुआ या ट्रिपल हुआ। मेजरली हमारा जो है वो रेट जो है वो डबल हो रहा था, 2x हो रहा था या 3x हो रहा था 10 केल्विन बढ़ाने पर। तो ये लगा कि कुछ ना कुछ यहाँ पर मसला बैठ चुका है, कुछ ना कुछ गलती हो चुकी है, कुछ ना कुछ हमने मिस आउट कर दिया है। तो हमें फॉर्मूले को थोड़ा सा और चेंज करना पड़ेगा। तो अब यहीं पे हमारी जो आई वो आती है आपकी रिएक्शन इज सब्जेक्ट टू करेक्शन। दो करेक्शन हमने यहाँ पर मेजरली करी, और वो दो करेक्शन क्या थी हमारे पास, हमने दो करेक्शन करी। एक हमारी थी कि हमारी जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, जो हमारी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है उसको हमने कंसिडर नहीं किया, कि हमारे जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल है वो सफिशिएंटली एनर्जेटिक हो, इसको हमने कंसिडर नहीं किया। हमारे मॉलिक्यूल जो है वो सफिशिएंट एनर्जी के साथ कोलाइड करें, सफिशिएंट एनर्जी के साथ कोलिजन करें। क्या बोलते हैं, बिल्कुल सही सही कहा आपने। तो ये होना चाहिए था in order to result in molecular rearrangement which ultimately result in product formation. So this is the energy with which the दो molecules must be placed together to result in product formation। ऐसा कुछ यहाँ पर हुआ। तो हमने ये देखा कि हमने जो K2 लिखा था, हमने जो K लिखा था वो हमने लिखा NV टाइम्स पाई सिग्मा स्क्वेयर AB इंटू यू डैश लिख के बैठ गए थे। पर हमने एक फैक्टर मिस करा था, उसी फैक्टर को यहाँ पर ऐड किया गया, दैट विल बी माइनस ऑफ EA/RT। तो अब यहाँ पर जो हमारा फैक्टर रहेगा वो हमारा रेट सिर्फ √2 टाइम्स नहीं है। यहाँ जो फैक्टर है, अगर यहाँ पे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो 1/E में E⁻⁻C समथिंग कुछ बढ़ेगा। तो ओवरऑल यहाँ से भी मुझे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही मिल रहा था। आप लोग सोच के देख लीजिएगा कैसे बोल रहा हूँ मैं। किसी किसी को लग रहा होगा कि ये कैसे हो सकता है, तो आप थोड़ा सा इसको नीचे भेजिएगा, फिर सोचिएगा ई में कुछ पावर डिनोमिनेटर में बढ़ा रहा हूँ, ई खुद डिनोमिनेटर में है तो ये छोटा हो जाएगा। तो ऐसा कुछ आप यहाँ पर सोच सकते हैं। तो आप अल्टीमेटली सोच लीजिएगा, बस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही आता है, वाकई में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करा। तो काफी कुछ इससे यार फायदा हुआ। इससे ये फायदा हुआ कि हाँ भाई काफी कुछ हमने देखा बताया, हमने इसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन फैक्टर को हमने ऐड करा, तो काफी कुछ यहाँ पर अच्छा खासा हमारा फायदा हो गया। तो ये क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग कंपोनेंट एनर्जी इक्वल टू दैट एक्टिवेशन एनर्जी, ये यहाँ पर है। तो हमारे ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए हमारे, ये हो गया हमारा वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी या उससे ज्यादा है, हैविंग ई ए या उससे ज्यादा। पहला बहुत प्यारा फैक्टर लिया है, तो काफी कुछ इससे फायदा मिला। इससे जब हमने निकाला तो हमारा काफी टाइम पर जो आंसर अगर 3 टाइम्स आना चाहिए था तो वो लगभग लगभग 2.8 टाइम्स के आसपास आ गया, मतलब काफी ज्यादा अच्छी चीज यहाँ पर हो गई। ठीक है, तो अब दूसरा जो आया वो आया हमारे पास ओरिएंटेशन वाला पार्ट, कि अब हमें जो देखना है, हमने चलो देखो हमने कोलिजन करा दिया, उन मॉलिक्यूल्स की सफिशिएंट एनर्जी भी है, बट क्या वो तरीके व सलीके से कोलाइड कर रहे हैं या नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने HBr के बारे में देखा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका H2 था, ये आपका Br है, यहाँ पर इनका कोलिजन हो रहा है। बहुत प्यारा ये कोलिजन माना जाता है जिसको हम लीनियर कोलिजन बोलते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये एक मॉलिक्यूल इस पे ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा, ये इस पे। अब अगर मुझे बताओ ये दो लोग एक साथ आके मारेंगे तो कौन ज्यादा प्यारा होगा? सर जी ये वाला लॉजिकली ज्यादा प्यारा होगा मेरे हिसाब से, तो क्योंकि ये दो मॉलिक्यूल्स एक ही Br को मार रहे हैं और एट द एंड उन्हें HBr और H बनाने। तो आपको पता है ना H2 अगर Br से रिएक्ट करे, H प्लस HBr या फिर वो जो भी हमारा कोलिजन होगा वो अल्टीमेटली हमें क्या दे देगा प्रोडक्ट में। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, H प्लस HBr चाहिए। ठीक है, तो ये हमें चाहिए। तो हमारे पास जो है वो प्रॉपर ओरिएंटेशन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो मेन चीज है वो ये है, बाकी केएल कपूर साहब की किताब में, कि आपका प्रॉपर ओरिएंटेशन या स्पेसिफिक ओरिएंटेशन होनी चाहिए, जिसकी वजह से अब हमारा हिसाब किताब ये रहा कि सारे मॉलिक्यूल जो है वो एकदम परफेक्ट कोलिजन नहीं करते।
तो अब मतलब सारे नहीं करते, 100 में से हो सकता है 80 करे, 90 करे, तो कुछ प्रोबेबिलिटी पर बात आ गई। तो हमने यहाँ पर एक और फैक्टर ऐड करा जिसको प्रोबेबिलिटी फैक्टर बोला गया कि ये p टाइम्स अब हमारा जो ऊपर हमने लिखा था उसके इक्वल होगा, वेयर p इज योर प्रोबेबिलिटी फैक्टर। और जो जनरली 1 से कम होगा, ऑब्वियसली 1 से कम क्यों होगा, क्योंकि हमारे जो सारे लोग हैं वो एकदम प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ अटैक नहीं करोगे। अगर वो करने लगे तो हाँ बात ही क्या है, फिर तो फिर हमारा जो है वो p1 हो जाएगा, और मतलब हमें फिर प्रॉपर ओरिएंटेशन की कोई दिक्कत व परेशानी आएगी नहीं। तो ये हमारे पास था जितना मैं बात करना चाहूँ अपने इस पर्टिकुलर चीज में। तो ये यहाँ तक का हिसाब किताब था। अब हमें अपने नेक्स्ट थ्योरी पर चलते हैं, क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ऑफ द थियरी ऑफ एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट्स। इस थ्योरी को केएल कपूर में ऐसे नहीं मिला, बट प्यूरी शर्मा साहब की किताब में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। इसका नाम उन्होंने बताया कि इसको हम एसीटी के नाम से भी जानते हैं। सर ये एसीटी क्या हो गई, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, दोनों ही हम यहाँ पर इसको बोल सकते हैं, एसीटी या फिर टीएसटी। ठीक है, अब यहाँ पर ये होती कैसे, आइए इसको थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर होगा क्या, हमारे पास ये बताती है थ्योरी कि किस तरीके से रिएक्शन होती है। काइंड ऑफ आपको पिछले वाला ग्राफ दिखेगा। तो ये बोलते हैं कि यार मान लो एक रिएक्शन हो रही है, ये ठीक है, ये दोनों लोग आपस में रिएक्ट करके आपको पता है प्रोडक्ट कुछ ऐसा बना लेंगे। लेट इट बी दिस वुड बी द प्रोडक्ट, इन दिस मैनर दीज गाइस आर गोइंग टू रिएक्ट। तो होगा क्या, बिफोर फॉर्मिंग दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट ये लोग एक ट्रांजिशन स्टेट पर पहुंचेंगे, ये लोग एक ट्रांजिशन स्टेट पर पहुंचेंगे जो अल्टीमेटली प्रोडक्ट को लीड करेगी। और ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना, अभी थोड़ा सा और बेटर तरीके से समझाता हूँ। जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, इनके बीच में आपस में बॉन्ड होगा। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यहाँ पर आप देखिए मुझे क्या बनाना है, अल्टीमेटली मुझे जो बनाना है वो मुझे ये बनाना है, ये इंसान बनाना है, दैट इज ए बी, ए बी ये बनाना है। सर बिल्कुल बनाना है। ये क्या होगा आपका, मेरा मेजर प्रोडक्ट। अब होगा क्या, यहाँ पर आप देखिए, क्या ए और ए के बीच में बॉन्ड को तोड़ना अनिवार्य है, बिल्कुल है। क्या बी और बी के बीच में बॉन्ड को तोड़ना अनिवार्य है, बिल्कुल है। क्या ए और बी के बीच में बॉन्ड को बनाना अनिवार्य है, बिल्कुल है। तो आओ वही काम करते हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, इन चारों लोगों को मैं ऐसे लिख देता हूँ। अब यहाँ पर मैं देखिए ये जो, क्योंकि ये बॉन्ड टूटेगा, आपको याद होगा ऐसे डायग्राम कहां पर हमने करे थे, जहां पर मैं इसको लिखता हूँ क्या, बी बी इसको भी क्या लिखूंगा, बी बी, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, इस पेन से बनाऊंगा और इसको क्या लिखूंगा मैं, बी एफ। आई होप आप सभी को ये फुल फॉर्म याद होंगी, मुझे बताने की जरूरत ही पड़ेगी कि बीबी स्टैंड्स फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग, बीएफ स्टैंड्स फॉर बॉन्ड फॉर्मिंग। तो ये आपका जो है इसी को समझिएगा और कुछ मत समझिएगा इनकी फुल फॉर्म्स को। तो यहाँ पर अब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड अल्टीमेटली फॉर्म होगा, तो यहाँ पर ये बॉन्ड आपका बन जाता है। तो ये क्या है आपका, दिस इज द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये आदमी है आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, मेन बंदा जो है ये है आपका वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जो है बहुत अनस्टेबल, बहुत हाई एनर्जी वाला इंसान होता है, इसकी एनर्जी काफी ज्यादा हाई होती है, ये थ्योरी कहती है। अब यहाँ पर इन्होंने बोला कि इसका जो है वो डिफरेंट डिफरेंट चीजें इन्होंने बोली हैं यहाँ पर इसके बारे में, बट मेजर जो डिस्कशन रहेगा वो हमारा अब रहेगा इन दोनों ग्राफ्स के ऊपर। उनको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, 2 3 4 में फॉर्मूलाज भी बता दूंगा आपको, आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, मजा भी आ जाएगा साथ साथ आप। तो आप सभी को पता है ये एक सिनेरियो होगा, एक सिनेरियो ये, और एक सिनेरियो मेरे पास ये होगा। चलो मैं इस बार नीचे से ऊपर ले आता हूँ। यहाँ पर क्या है, ये मेरा आ गया है रिएक्टेंट, ये आ गया है प्रोडक्ट, ये आ गया है रिएक्टेंट, ये आ गया है प्रोडक्ट। ठीक है जी, ठीक है सर, क्या बोल सकते हो आप। तो यहाँ पर आप देखिए ये पहुंचा है इस पर्टिकुलर पीक पर, तो यहाँ पर ये जो पहुंचा है ये आपका बना रहा है ट्रांजिशन स्टेट या फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये जो एनर्जी है, ये जो मैक्सिमम एनर्जी है हमारी, ये एनर्जी, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ये हमारी करस्पॉन्ड करती है किसको, रिएक्शन, उसको ट्रांजिशन स्टेट को, जो कि क्या है, एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। आई होप सो आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। यहां से लेके यहां तक की जो एनर्जी रही, दैट इज व्हाट दिस इज गोइंग टू बी योर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, या नहीं, बोलो यस और नो। सर बिल्कुल। अब ध्यान से देखना एक चीज और यहाँ पर मैं बहुत प्यारी दिखाने जा रहा हूँ। क्या आप सभी लोग एंथैल्पी को जानते हैं, सर बिल्कुल जानते हैं। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बीच का जो गैप होगा, दैट इज योर डेल्टा एच, ये आपकी एंथैल्पी हो जाएगी। अच्छा जी सर, मजा आ गया, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा, मजा आखिर आनी चाहिए जब आप हमसे पढ़ रहे हैं, तो मजे के बगैर तो कुछ होगा ही नहीं। सिमिलरली ये जो आपका गैप है, दिस इज गोइंग टू बी योर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, वेयर एज अगर मैं इस पर्टिकुलर गैप की बात करूं, ये क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा एच, दैट इज एंथैल्पी हो जाएगा। बच्चा बच्चा मुझे बता देगा कौन सा एक्सोथर्मिक कौन सा एंडोथर्मिक। सर एंडो में आपको एनर्जी देनी पड़ती है, तो प्रोडक्ट क्या होगा आपका, जल्दी बताओ, हायर लेवल पर होगा, दिस इज योर एंडोथर्मिक रिएक्शन का। सर एक्सो में एनर्जी रिलीज होती है, मतलब प्रोडक्ट नीचे होगा,
कम एनर्जी पर होगा, दिस इज गोइंग टू बी योर एक्सोथर्मिक का ग्राफ। क्या ये बात आप सभी को बेहतरीन तरीके से समझ में आई? बस इतना मुझे यस और नो में बता दीजिए। ये चीज हो गई। अब डेल्टा एच का आओ एक बढ़िया सा फॉर्मूला देखें। डेल्टा एच को हम लिख सकते हैं क्या? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। क्या मैं ये लिख सकता हूँ डेल्टा एच को? सर बिल्कुल लिख सकते हैं। या फिर मैं एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लिखूं? बताओ मुझे क्या लिखूं? सर ये आपका बेटर रहेगा, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लिख लो, ताकि आप साइन के साथ गेम खेल सको। हाँ ये आपने बिल्कुल सही बताया। तो अब हमारा साइन के साथ रहेगा, तो डेल्टा एच का जो है वो ये एक फॉर्मूला है। साथ ही साथ एक चीज आप सभी को बता दूं मैं, यहां से लेके अगर मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बात करना चाहूं, ये जो एनर्जी है ये तो फिलहाल एक्टिवेशन एनर्जी है ही है, बट ये किस चीज की है उसके बारे में थोड़ा सा मैं नेक्स्ट पेज पर या यहीं पर बता दूं। देखो यहां से देखो, यहां से लेके यहां तक का जो एनर्जी गैप है वो आपने मुझे बता दिया कि एक्टिवेशन एनर्जी है, पर वो किस चीज की है? क्या वो रिएक्टेंट यहां तक पहुंचेगा या प्रोडक्ट पहुंचेगा? सर वो रिएक्टेंट पहुंचेगा ऑब्वियसली। तो ये मेरी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉरवर्ड की कहलाती है। अच्छा सर, सर तो बैकवर्ड की होगी? बिल्कुल होगी बेटा। यहां से लेके यहां तक की जो एनर्जी होगी ना, दिस इज सेट टू बी योर एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। कैन आई राइट इट एज वेल की एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन माइनस एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। इस बार ये एक्टिवेशन एनर्जी में, बस इतना मुझे बता दीजिए। फिर से मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? हाँ मैंने गलत कर दिया उल्टा। फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड होता है, सॉरी। फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड तरीके से आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा आपका क्या? डेल्टा ई। तो ये दो फॉर्मूलाज है, इसको याद रखिएगा। बाकी एक थ्रेशोल्ड एनर्जी भी होती है, बताना चाहूँ तो बता सकता हूँ मैं। वो क्या होती है आपकी? ये टोटल एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये व्हाइट वाले पेन से बना रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं ईटीएस। दिस इज गोइंग टू बी योर थ्रेश होल्ड एनर्जी। ये हो गई यहाँ पर। तो हाँ यही कुछ चीजें थी, यही क्वालिटेटिव डिस्कशन हमें करना था, तो वो हमने कर लिया है। बाकी वहां तो मैथ्स वगैरह दे रखी है, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। मेन इंपॉर्टेंट चीज ये ग्राफ से ये कुछ बातें थी, इनको आप लिख दीजिएगा। बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मिंग बता दिएगा। ये बता दिएगा कि ये आदमी मैक्सिमम एनर्जी वाला होता है। अच्छा ये कोई ट्रांजिशन स्टेट ही होती है, ये कोई इंटरमीडिएट नहीं होता। इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट में पता नहीं डिफरेंस बताया होगा या नहीं बताया होगा, नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ। इंटरमीडिएट वो लोग होते हैं जिनको मैं और आप सेपरेट कर सकते हैं। इंटरमीडिएट वो लोग होते हैं जिनको हम रिएक्शन से निकाल सकते हैं, जैसे कार्बोकैटायन, जैसे कार्बन है। होते वो अनस्टेबल हैं, बट उनको हम निकाल सकते हैं। उनकी एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं होती एज कम्पेयर टू ट्रांजिशन। ट्रांजिशन स्टेट वो स्टेट होती है जिसको मैं नहीं निकाल सकता। आप मुझे बताओ, क्या मैं इस स्टेट को पकड़ सकता हूँ जब मुझे दिख रहा हूँ, मैं सपना आया हूँ मुझे कि वो भाई बॉन्ड टूट भी रहा है, बॉन्ड बन भी रहा है, क्या हम इस स्टेट को लॉजिकली हटा सकते हैं? नहीं सर, ये मतलब समझ सा नहीं आ रहा कि थोड़ा थोड़ा इंटरेक्शन इधर चल रहा हो, थोड़ा थोड़ा इंटरेक्शन इधर चल रहा हो, प्रॉपर बॉन्ड ब्रेक हो रहे हो, ऐसे चीज को हम नहीं निकाल सकते। लॉजिकल चीज है बिल्कुल। हाँ सर, तो यही है बस। अब हमें इसकी एनर्जी इतनी बढ़ा देनी है कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाए, फर्दर फिर अपना काम जो है वो खुद ब खुद हो जाएगा। सो दैट्स हाउ थिंग्स हैपन। ये था हमारे पास लगभग आई थिंक लास्ट टॉपिक इस पर्टिकुलर चैप्टर का। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप सो मजा आया होगा। मिलेंगे बहुत जल्द अपने नेक्स्ट यूनिट के साथ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रोबेबली। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।